Hello everyone. Today I am going to discuss the topic Consumer Protection Act 2019. I hope आप सबने सुना होगा कि पहले से जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और आज की क्लास में हम वही टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। देखिए, Consumer Protection Act 2019. See, this particular law, first of all, the students are required to study this law in addition to the existing law that is Consumer Protection Act 1986. ये जो लॉ चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये अभी पूरी तरीके से अबॉलिश नहीं हुआ है और नया एक्ट भी पूरी तरीके से ऑपरेटिव नहीं हुआ है। सम प्रोविजंस ऑफ द न्यू एक्ट हैज कम इनटू इफेक्ट बट नॉट द एंटायर एक्ट। कुछ चीजें अभी पेंडिंग है, इसलिए आईसीएसआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने ये सजेस्ट किया कि ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और इन एडिशन टू दैट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 दैट इज अ न्यू लॉ, इसके वो प्रोविजंस पढ़ने जो अभी तक इफेक्टिव हो गए हैं। एंड ये पूरा जो नया पूरा एक्ट आपको इफेक्टिव अभी तक नहीं हुआ है। इनमें पुराना एक्ट तो आपको पढ़ना है, जो आप पहले से पढ़ते आए थे अभी भी पढ़ना है, और नया आपको वो पढ़ना है जो अभी इफेक्टिव हो गया है। ये एज पर द आईसीएसआई गाइडलाइंस है, आईसीएसआई क्या बोलता है। इसलिए कई बच्चे इस इंप्रेशन में है कि सब पुराना एक्ट हमें पढ़ना ही नहीं, ऐसा नहीं है। पुराने एक्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और नए एक्ट से वो क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रॉम दोज प्रोविजंस विच हैव बिकम इफेक्टिव टिल डेट। अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आईसीएसआई ने अपने सिलेबस में वही चीज़ें प्रिस्क्राइब की जो अभी तक इफेक्टिव हैं, और जो चीज़ अभी तक इफेक्टिव नहीं है अभी इफेक्टिव फ्यूचर में होगी तभी नहीं हो। जब पूरा नया एक्ट पूरा इफेक्टिव हो जाएगा तब क्या होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एबॉलिश हो जाएगा, उसकी जगह नया एक्ट पूरा ले लेगा। लेकिन अभी ट्रांजिशन फेज चल रहा है। ट्रांजिशन मीन्स पुराना पूरा एबॉलिश नहीं हुआ और नया पूरा इफेक्टिव नहीं हुआ। तो इंस्टीट्यूट ने ये प्रिस्क्राइब किया है आपकी एग्जामिनेशन पर्पज के लिए, ये तो आपको पूरा पढ़ना ही है पुराना वाला, और नया वाला आपको सिर्फ वो प्रोविजंस पढ़ने हैं जो आपके अभी तक इफेक्टिव हुए हैं। इज दैट ओके विद एवरीवन? अच्छा, पढ़ने का पैटर्न भी ये रहेगा, पहले आप ओल्ड एक्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नया एक्ट पढ़ेंगे जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर पुराना एक्ट बिना पढ़े आप नया एक्ट पढ़ेंगे तो कई चीज़ें मैं रिलेट करूँगा कि पुराने एक्ट में ऐसा था, उसकी जगह ये हो गया, या पुराने एक्ट में ये चीज़ थी और नए एक्ट में भी ये एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं आया या इसमें चेंज आ गया। तो आप कैसे समझेंगे जब आपने पुराना पहले पढ़ा ही नहीं है? तो पढ़ने का पैटर्न ये होगा, पहले आप पुराना एक्ट पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके बाद यू स्टार्ट विद द न्यू एक्ट जो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इज दैट ओके विद एवरीवन? बार बार बोल रहा हूँ, पुराना एक्ट छोड़ना नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब किया है। और आप ये देखोगे जो अपडेटेड स्टडी मटेरियल आईसीएसआई की वेबसाइट पे भी है ऑफ द पेपर इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ एंड इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल ऑफ द न्यू एक्ट एंड इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ऑफ द इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ ऑफ द न्यू सिलेबस एंड इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ पेपर ऑफ द ओल्ड सिलेबस। उनके जब आप अपडेटेड स्टडी में देखोगे आईसीएसआई की वेबसाइट पे, उसमें दोनों एक्ट दे रखे हैं, पुराना भी दे रखा है नया भी दे रखा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको दोनों, मैंने इंस्टीट्यूट से चेक भी किया अपने लेवल पे, इंस्टीट्यूट इज सेइंग दैट कि आपको दोनों पढ़ना है, पुराना तो पूरा पढ़ना ही है, नया जितना इफेक्टिव हो गया अब वही आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है। एंड इसलिए पहले पुराना पढ़ के फिर नया जो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इज दैट ओके? नाउ देखिए, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो पहले से चल रहा है, ये लोग कुछ साल तक बहुत अच्छे से काम किया,
लेकिन बाद में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस एक्ट में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1980 से कुछ कुछ दिक्कतें आने लगी। वो एक्ट की कमी नहीं है, बेसिकली हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए एंड उन डेवलपमेंट्स की कॉन्टेक्स्ट में ये एक्ट आपको रेलेवेंट नहीं, मतलब उस तरह के डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस इस एक्ट में नहीं है एंड उसके लिए ये लॉ एक्ट साइलेंट, क्योंकि 1986 में जब ये एक्ट बना था उस तरह की चीजें सोची नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के दिन कि लॉट ऑफ ट्रांजेक्शंस जहां कंज्यूमर इन्वॉल्व है, consumers are buying the goods, consumers are availing the services, they are doing a lot of transaction through e-commerce, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जैसे ऑनलाइन गुड्स परचेज कर रहे हैं थ्रू फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड सो ऑन। ऐसी चीजें पहले नहीं थी। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में अगर कोई डिफेक्टिव गुड्स हो जाए, कोई सर्विसेज में डेफिशिएंसी हो जाए, तो इस तरह की सिचुएशन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डज नॉट डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन and you can say rather it does not have the provision to deal with this kind of situation। लेकिन आज के दिन आप देखा जाए इस तरह के ट्रांजेक्शन बहुत हो रहे हैं और ऐसे ट्रांजेक्शन में कुछ गड़बड़ हो जाए, सेलर ने बायर के साथ कुछ गलत किया, सही गुड्स नहीं दिए, गुड्स डिफेक्टिव दे दिए, या देयर सम डेफिशिएंसी इन सर्विस इन सच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, हाउ टू अवेल द रेमेडी कैसे मिलेगी? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्ट इनएडिक्वेट है, ये एक्ट इस तरह की सिचुएशन के लिए प्रोविजन से नहीं है। तो दैट इज वन थिंग। नंबर 2, आजकल आप एक कंसेप्ट सुनते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM। आपने सर एमवे का नाम सुना होगा, ऐसी बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो MLM बिजनेस में, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस में है एंड एक्चुअली इस तरह के बिजनेस से रिलेटेड भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है जो होने चाहिए, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे बिजनेस मल्टी लेवल मार्केटिंग के बेसिस पे चल रहे हैं एंड इस तरह की सिचुएशन के अगेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डज नॉट हैव एनी प्रोविजन। नेक्स्ट, आज अच्छा 1991 when we adopted the policy of liberalization, our country adopted the policy of liberalization, तो क्या उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत बढ़ा, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये बहुत बढ़ा। अच्छा, इस तरह की सिचुएशंस के लिए भी वी डोंट हैव द एडिक्वेट प्रोविजंस अंडर द कंज्यूमर। अगर इसमें कुछ ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हाउ टू अवेल द रेमेडी, अगेन वी डोंट हैव इनफ प्रोविजंस और एडिक्वेट प्रोविजन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट, आज के दिन बहुत सारी डिफरेंट तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में लोग इंडल्ज हो रहे हैं। लॉट ऑफ सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स आर इंडल्जिंग लॉट ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। उस तरह की सिचुएशन के लिए अगेन वी डोंट हैव एडिक्वेट प्रोविजन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ईदर वी डोंट हैव एनी प्रोविजन और वी हैव प्रोविजन बट दे आर नॉट एडिक्वेट टू डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। नेक्स्ट, बहुत सारी आज के दिन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। आज का सुना होगा सोशल मीडिया पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट जो मिसलीडिंग in नेचर होती है। अगेन क्या इससे कंज्यूमर्स के अगेंस्ट चीटिंग हो रही है? अगेन फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, how the consumer whose rights have been affected, how will avail the remedy? Again, the old act is not adequate and not so relevant for these kind of things. One more thing, जो old act है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वो नॉर्मली मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर कोई लाइबिलिटी की बात नहीं करता। जैसे आपने किसी से कुछ गुड्स परचेज किया, लेट्स से A has sold the goods to B, A is the seller, B is the buyer, लेकिन A ने खुद नहीं बनाया प्रोडक्ट, मान लिया बनाए X ने, X से A ने खरीदे, A B को बेच रहा है और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के साथ B जो कंज्यूमर है वो A के अगेंस्ट रेमेडी क्लेम कर सकता है, ही कैन नॉट क्लेम द रेमेडी अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ओल्ड एक्ट। लेकिन न्यू एक्ट में इस तरह के प्रोविजन दे रखे हैं कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है और जिसकी वजह से आपको कंज्यूमर को नुकसान हो जाता है बाय यूजिंग सच डिफेक्टिव गुड्स या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है, तो उस केस में जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है आप उसको भी लायबल कर सकते हैं। इसके लिए अलग से उसके लिए कंसेप्ट है प्रोडक्ट लायबिलिटी क्लेम। यू कैन फाइल अ कंपनसेशन पिटीशन फॉर क्लेमिंग द कंपनसेशन फॉर प्रोडक्ट लायबिलिटी। इस तरह की चीज भी आगे न्यू एक्ट में जो कि ओल्ड एक्ट में नहीं है। तो इस तरह मैंने नंबर ऑफ चीजें थिंग्स डिस्कस की कि सब कहाँ कहाँ पे ओल्ड एक्ट में कमियां हैं और जिसकी वजह से ओल्ड एक्ट ओवर अ पीरियड टाइम हैज बिकम रिडंडेंट, इररिलेवेंट, आउटडेटेड। तो इसलिए अ नीड अरोज कि साहब हमें एक नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए जिसमें पहले की जो सिचुएशंस के लिए आपको प्रोविजन वो तो हो ही नए एक्ट में। इन एडिशन टू दैट द न्यू एक्ट शुड प्रोवाइड द प्रोविजंस फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग, ई कॉमर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अच्छा, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में कंसेप्ट और आ गया। देखिए,
अच्छा, आपने सोचा जो एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट्स आते हैं सर्विसेज के, तो एडवर्टीजमेंट में कई बार आपको कंपनीज अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे सेलिब्रिटी को अपने एडवर्टीजमेंट में यूज करती है। कोई क्रिकेट स्टार है, कोई फिल्म स्टार है, इनको यूज करती है। तो कह सकते हैं वो आपके प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर है या आपके प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहा है। तो नैक में ये भी आ गया कि साहब जो इंडोर्स कर रहा है और गुड्स में कोई कमी नजर आती है, जो चीज़ आप अपने एडवर्टीजमेंट में बता रहे हैं, तो जो कंपनी बता रही है वो, और अगर जो इंडोर्स कर रहा है, जो सेलिब्रिटी उसको इंडोर्स कर रहा है, अगर प्रोडक्ट में वैसी क्वालिटी नहीं जो अपने एडवर्टीजमेंट में बता रहे हैं, तो उस केस में नॉट ओनली द कंपनी विच इज सेलिंग दैट गुड्स बट ऑल्सो द इंडोर्सर, जो इंडोर्स करा, जो सेलिब्रिटी उसको इंडोर्स करा, वो भी लायबल होगा। अब इस तरह की चीजें ओल्ड, अच्छा इससे क्या होगा कि जो इंडोर्स करने वाले सेलिब्रिटीज हैं, विल दे बिकम एक्स्ट्रा केयरफुल कि हम गलत सलत चीजों को प्रमोट नहीं करें, गलत सलत चीजों को एडवर्टीजमेंट हम उसका पार्ट नहीं बने। क्योंकि कई बार क्या होता है, पीपल डोंट हैव पीपल हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड दे रियली हैव बहुत फैन फॉलोइंग होती है सेलिब्रिटीज के, ऑल दैट। तो सेलिब्रिटी जो बोलते हैं उसको काफी लोग बिलीव करते, ट्रस्ट करते, लेकिन पता है सेलिब्रिटी खुद वो प्रोडक्ट यूज नहीं करता, सेलिब्रिटी के उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ समझ नहीं है, फिर भी उसको इंडोर्स करा कि जी बहुत अच्छा है। डोंट थिंक अल्टीमेटली ऐसा करके यू आर चीटिंग द, एंड कहीं ना कहीं आप भी कंज्यूमर को चीट करने में आप भी उसके पार्टी हैं, यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व। कंपनी तो जो कर रही साथ में आप भी, आपकी भी इन्वॉल्वमेंट है। तो उनके ऊपर भी न्यू एक्ट में लाइबिलिटी ला दी, जो कि ओल्ड एक्ट में ऐसी चीजें नहीं थी। तो नंबर ऑफ थिंग्स हैव टेल, एंड एक मैन्युफैक्चर की लाइबिलिटी, अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं एंड बाय यूजिंग दैट गुड्स, जो सेलर है जिसने गुड्स को सेल किया, कंज्यूमर उसको तो लाइबल करेगा ही, और साथ में मैन्युफैक्चरर को भी लाइबल करता है फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी, जो कि ओल्ड एक्ट में ऐसी चीजें नहीं थी। तो मतलब लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो ओल्ड एक्ट में मिसिंग थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम नीड अरोज के साथ इस तरह की चीजों के लिए भी प्रोविजंस होने चाहिए अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, एंड दैट्स व्हाई नीड अरोज टू रिप्लेस द ओल्ड लॉ, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 विद द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उस डायरेक्शन में आपको सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल बना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019। This Consumer Protection Bill 2019, it was first passed by the Lok Sabha, कोई यूनियन लिस्ट का मैटर है तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट के थ्रू लॉ बनेगा। लोकसभा ने पहले इसको पास किया ऑन 30th of July 2019, then it was passed by राज्यसभा on 6th of August 2019, then he received the assent of President of India। President of India ने जब इसको अप्रूव कर दिया, President of India, it was on 9th of August 2019, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं हुआ था तब से। एक्चुअली इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि साहब आप उस डेट से इसके एक्ट के प्रोविजन को इफेक्टिव करेंगे जो डेट आप नोटिफाई करेंगे, और आप अलग अलग प्रोविजन को अलग अलग डेट से आप इफेक्टिव करने के लिए नोटिफिकेशन ला सकते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 आया था, उसमें भी सेम पैटर्न है। तो हुआ कि फाइनली गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया, एंड वो नोटिफिकेशन से विथ इफेक्ट फ्रॉम 30th of July, with effect from 30th of July 2020, मेजर पार्ट ऑफ दिस एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अच्छा फाइनली कोई 2019 में बिल पास हुआ तो इस एक्ट का नाम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बिल से क्या हुआ, एक्ट हो गया। तो विद इफेक्ट फ्रॉम 30th of July 2020, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इस एक्ट के मेजर प्रोविजंस को गवर्नमेंट नोटिफाई कर दिया कि साहब इस डेट से वो इफेक्टिव हो गए। मेजर प्रोविजन बट नॉट ऑल, वो ऑल सारे प्रोविजन आज भी इफेक्टिव नहीं हुए। अच्छा, 30 जुलाई 2020 से आपको इस एक्ट के मेजर प्रोविजन इफेक्टिव गवर्नमेंट ने कर दिए बाय नोटिफिकेशन। मतलब बंद तो 2019 में किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रोविजन से रिलेटेड रूल्स बनाने थे, क्योंकि भाई वही बात, एक्ट के अंदर स्ट्रक्चर खाली दे रखा है एंड डिटेलिंग के लिए रूल्स बनाने थे गवर्नमेंट को, दैट टुक सम टाइम। तो बीच में कुछ समय लगा, और आप जानते हैं बीच में कोविड की प्रॉब्लम आ गई थी मार्च 2020 में, ठीक है। फाइनली 30 जुलाई 2020 को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला एंड कि हमने काफ़ी सारे रूल्स बना दिए। नाउ लॉट ऑफ प्रोविजंस वी आर मेकिंग ऑपरेटिव विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट, एंड उस डेट से कह सकते हैं नया एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसका मेजर पार्ट ऑफ दैट एक्ट हैज कम इनटू फोर्स, बट नॉट 100% एक्ट, मेजर पार्ट हम वही पढ़ेंगे, वही आपके सिलेबस में। लेकिन ओल्ड एक्ट पहले पढ़ना, ओल्ड एक्ट जरूर पढ़ना। देखिए
अच्छा 30 जुलाई 2000 से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये 30 जुलाई 2020 को नोटिफाई हुआ, तो क्या आपके दिसंबर 2020 एग्जाम में एप्लीकेबल था? नहीं। आप जानते हैं कि दिसंबर 2020 एग्जाम में 30 जून 2020 तक जो भी चेंजेस आए थे वो एप्लीकेबल थे, 6 महीने वाले क्राइटेरिया के हिसाब से। 30 जून 2020 तक के जो चेंजेस थे, ये 30 जुलाई 2020 है। इसका दिसंबर 2020 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं था। हाँ, फर्स्ट एग्जाम, पहला एग्जाम CS का, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का, जो जिसमें ये आपको इफेक्टिव होगा, एंड दैट इज द जून 2021 एग्जाम। जून 2021 एग्जाम जो फर्स्ट एग्जाम जिसमें ये इफेक्टिव एप्लीकेबल होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगेन बार बोल रहा हूँ, ओल्ड एक्ट भी पढ़ना है और नए एक्ट के वो प्रोविजन पढ़ने हैं जो आपके इफेक्टिव हो चुके हैं, एंड मैं वही डिस्कस करूँ, वही आपका सिलेबस का पार्ट है, बट ओल्ड पहले पढ़ना है। इज दैट ओके? नाउ इस एक्ट का ऑब्जेक्ट मोरलेस ऑब्जेक्ट तो सेम ही है जैसे ओल्ड एक्ट का ऑब्जेक्ट था, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। अच्छा, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या अथॉरिटी स्टैब्लिश करेगी जो टाइमली और इफेक्टिव तरीके से उनको रेमेडीज प्रोवाइड करे, मतलब जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको रेमेडीज को एड्रेस करे टाइमली, बहुत मतलब इन अ प्रॉम्प्ट मैनर, टाइमली। क्या होता है, रेमेडीज मिल रहे लेकिन बहुत लंबा टाइम लग रहा है, दैट इज अगेन ऑफ नो यूज। दूसरा, इट शुड बी वेरी इफेक्टिव रिड्रेसल ऑफ द कंज्यूमर प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ओल्ड एक्ट बना था लेकिन ओल्ड एक्ट में बहुत सारी कमियां थी, प्रॉपर रेगुलेटर नहीं था। अच्छा, तो ये जैसे कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में वी हैव अ CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, विच इज रेगुलेटर फॉर इन्फोर्सिंग द प्रोविजंस ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, एंड उसको बहुत सारी पावर्स हैं। लेकिन ऐसा कोई रेगुलेटर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में नहीं था, उसकी वजह से वो लॉ इतना इफेक्टिव नहीं था। अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ऐसा एक रेगुलेटर क्रिएट किया गया, जस्ट लाइक वी हैव CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। ऐसे यहाँ पे एक अथॉरिटी क्रिएट करके, दैट इज द सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको हम शॉर्ट में सेंट्रल अथॉरिटी बोलेंगे, एंड विच इज रेगुलेटर विच विल इंश्योर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो वो भी एक फर्क पड़ेगा कि साहब, तो अभी तक जो लॉ थे लेकिन उतने इफेक्टिव नहीं थे। ठीक है, अब हम नए एक्ट को हैव लॉट ऑफ बेटर प्रोविजंस, जो कमियां पुराने एक्ट में थी उसको इम्प्रोवाइज करके, एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि बेसिकली कंज्यूमर के जो राइट्स हैं पहले से उसको प्रोटेक्ट करें और प्रमोट करें और कुछ नए राइट्स दिलवाएं, एंड अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाए तो वी ऑल्सो हैव अथॉरिटी अंडर दिस लॉ थ्रू विच विल ट्राई टू रिड्रेस देयर प्रॉब्लम, ग्रीवेंसेस, प्रोवाइड द रेमेडी टू देम in a timely manner and in effective manner. That is the overall objective of this particular act, Consumer Protection Act 2019. Now straight away come to the definitions of various terms which are going to be used under the new act. इसमें कुछ definitions सेम है जो ओल्ड एक्ट में थी और कुछ अलग हैं और कुछ टर्म्स ही नए हैं। ऑब्वियसली जब नई नई तरह की चीज़ों के लिए भी लॉ में प्रोविजन है तो कुछ नए टर्म भी आएंगे, जैसे ई-कॉमर्स नया टर्म आएगा, डायरेक्ट सेलिंग, इस तरह के जो टर्म है, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ये टर्म है आपको जो ओल्ड एक्ट। अभी बता दें, अथॉरिटी सेंट्रल अथॉरिटी, जो पहले ओल्ड एक्ट में कंसेप्ट की कोई अथॉरिटी नहीं थी, तो ऐसे ही कुछ नए टर्म्स है तो उसकी ऑब्वियसली डेफिनेशन भी नहीं हो जो ओल्ड एक्ट में थी नहीं, और कुछ ऐसे टर्म्स है जिसकी ओल्ड एक्ट में भी यूज होता है न्यू एक्ट में, लेकिन ओल्ड एक्ट से डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया, एंड कुछ डेफिनेशन ऐसे भी जो ओल्ड एक्ट और न्यू एक्ट एग्जैक्टली सेम है, कुछ जगह डेफिनेशन एक्सप्रेशन और टर्म सेम है बट डेफिनेशन चेंज हो गई, ठीक है, कुछ उसमें चेंजेस है, मैं हाईलाइट कर दूंगा क्या चेंजेस है, और कुछ टर्म्स ही नए हैं जो कि ओल्ड एक्ट में नहीं थे। तो ना आई कम टू द डेफिनेशन, सॉरी ओल्ड एक्ट में नहीं थे, and I come to the definition part. Important definitions. सबसे पहले डेफिनेशन सेंट्रल अथॉरिटी जो अभी बता रहा था मैं आपको, इसका पूरा नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, दैट इज CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं सेंट्रल अथॉरिटी। एक्चुअली ये एक रेगुलेटर है अंडर दिस एक्ट विच विल इंश्योर द प्रॉपर एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कि साहब इस एक्ट के प्रोविजन पूरे तरीके से ढंग से इंप्लीमेंट हो, उस चीज को इंश्योर करेगा। अच्छा, ओल्ड एक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसे कोई रेगुलेटरी बॉडी थी नहीं, वो भी एक कमी है जिसकी वजह से लॉ इनइफेक्टिव हो गया ओवर अ पीरियड टाइम। अच्छा, ये रेगुलेटर बता रहे जस्ट लाइक अ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI,
अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2000, क्या सीसीआई के होने से कॉम्पिटिशन एक्ट की काफ़ी इफेक्टिवनेस है। एंड वैसे ही यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी, शॉर्ट में हम सेंट्रल अथॉरिटी बोलेंगे, इसका पूरा नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसकी डेफिनेशन ये, सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्टैब्लिश अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 में गवर्नमेंट को पावर दे रखी है। अच्छा, इस एक्ट में तो गवर्नमेंट का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स, शॉर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर बोल सकते हैं, पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ। इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जब हम बोलते हैं इसका मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स। That is the name of the ministry which is called as central government for the purpose, short में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर बोल सकते हैं। देखिए, सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स अ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्टैब्लिश अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आगे आएगा आपको, वहाँ पे पता लगेगा सेक्शन 10 में गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि गवर्नमेंट या अथॉरिटी, गवर्नमेंट उस पावर सेटअप कर सकती है बाय नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट ने उस पावर का इस्तेमाल करके जो सेक्शन 10 में दे रखी है, इस अथॉरिटी को ऑलरेडी सेटअप कर दिया है। एंड इट्स अ रेगुलेटर will ensure the proper and effective implementation of provisions of Consumer Protection Act 2019. Now coming to second definition, that is the definition of complainant. अच्छा, ओल्ड एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसमें भी कंप्लेनेंट की डेफिनेशन थी, न्यू एक्ट में भी है। अच्छा, डेफिनेशन काफ़ी सिमिलर, लेकिन कुछ एक दो चीज़ें इसमें नहीं है, दो चीज़ें नहीं है। वहाँ पे 5 कैटेगरी थी कि साहब ये कंप्लेनेंट हो सकते हैं, यहाँ पे 7 कैटेगरी, इसका तो 2 नए ऐड हो गए कि साहब कंप्लेनेंट में कौन कौन। देखिए क्या बोलता है, कंप्लेनेंट मीन्स नंबर 1 अ कंज्यूमर, ओल्ड एक्ट में भी था। अच्छा, कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है, अभी थोड़ी देर में आएगी। तो जो कंज्यूमर है वो कंप्लेनेंट हो सकता है अगर वो कंप्लेन करता है। अब कंज्यूमर का मतलब क्या है, कंज्यूमर की डेफिनेशन पता लगेगा। इट मींस एनीवन हु फिट्स इन डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर गिवन अंडर दिस एक्ट, इफ ही मेक्स अ कंप्लेन इन ऑर्डर टू गेट सम रिलीफ और रेमेडी अंडर दिस एक्ट, ही विल बी कॉल्ड एज अ कंप्लेनेंट। नंबर 2, अ वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। कोई ऐसी एसोसिएशन है जो कंज्यूमर से रिलेटेड है और किसी ने किसी लॉ में रजिस्टर हो। आज के दिन हमारे देश में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कंज्यूमर राइट्स के डायरेक्शन में काम कर रही हैं, एंड दे आर रजिस्टर्ड, इफ दे आर रजिस्टर्ड एनी लॉ देन दैट वो वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन भी कंप्लेनेंट बन सकती है। अच्छा, ये नॉर्मली उस कॉन्टेक्स्ट में होता है, जैसे मान लिया किसी ए ने, ए बायर है, बी से कुछ गुड्स परचेज की, गुड्स डिफेक्टिव है, बट ए इज नॉट इन अ पोजिशन टू अप्लाई फॉर द रेमेडी ऑन हिज ओन। Maybe he is illiterate, maybe he is ignorant about his rights, maybe he does not have the financial resources कि आप रेमेडी, लीगल रेमेडी क्लेम करने के लिए आप किसी लॉयर की मदद लें, ऑल दैट। तो क्या ऐसे केस में ऐसे बंदों के बिहाफ पे क्या इस तरह की एसोसिएशन कंप्लेंट फाइल कर सकती है? ये इनफैक्ट इसी डायरेक्शन में काम कर रही है फॉर प्रमोटिंग द कंज्यूमर राइट्स ऑल दैट। तो अगर कोई वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन है बट इट शुड बी रजिस्टर्ड, अगर है अंडर एनी लॉ, इट कैन ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ अदर whose rights have been affected, and if they are not in a position to file the complaint on their own, तो उनके बिहाफ पे ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, इनको लॉ अलाउ करता है, एंड दे आर कॉल्ड, लेकिन इट शुड बी अ एसोसिएशन रिलेटेड टू कंज्यूमर राइट्स एंड इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर सम लॉ, देन इट कैन ऑल्सो बिकम अ कंप्लेनेंट। थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है अगेंस्ट सम पर्सन हु इज इंडल्जिंग इनटू रॉन्ग प्रैक्टिस, ऑल दैट दे आर अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। नंबर 4, सेंट्रल अथॉरिटी, ये चीज नहीं आ गई, क्यों? ऑटोमेटिकली है, ये कंसेप्ट ओल्ड एक्ट में था ही नहीं, देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, कोई रेगुलेटरी बॉडी थी ही नहीं वहां पे ओल्ड एक्ट में, तो यहाँ पे है अभी मैंने जो तो सेंट्रल अथॉरिटी कैन ऑल्सो बी द कंप्लेनेंट। नंबर, ये नया आ गया आपका, ठीक है, जो ओल्ड एक्ट में नहीं था। नंबर 5, वन और मोर कंज्यूमर्स where there are numerous consumer having the same right or common interest। अच्छा, कई बार होता है साहब बहुत सारे कंज्यूमर, सबकी एक ही समस्या है, जरूरत हुई कि सारे कंज्यूमर अलग अलग कंप्लेंट फाइल करें, क्या उनके बिहाफ में कुछ कंज्यूमर मिलकर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, 1, 2, 4, एंड उस केस में वो भी कंप्लेंट कराएंगे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स जिनके राइट्स सिमिलर हैं एंड अफेक्टेड। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए कंज्यूमर, अगर कोई कंज्यूमर की डेथ हो जाए
तो जिस कंज्यूमर की डेथ, ये था ना कंज्यूमर, अब कंज्यूमर की डेथ हो गई तो कंज्यूमर की जगह उसका लीगल हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन ऑल्सो बिकम अ कंप्लेंट। कई होता ना, ए ने बी से गुड्स परचेज किए, लेट्स से ए फिट्स इन डेफिनेशन कंज्यूमर, बट बिफोर ही कुड हैव अप्लाइड फॉर रेमेडी अगेंस्ट बी, अब मान लीजिए गुड्स में कुछ प्रॉब्लम है, बिफोर ही कुड हैव अप्लाई फॉर रेमेडी अगेंस्ट बी, उससे पहले इसकी डेथ हो गई, तो उस केस में ए का जो लीगल हायर है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है अगेंस्ट बी, एंड दैट लीगल हायर इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर हिज लीगल हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन ऑल्सो बी कंप्लेंट। लास्ट ये भी एक्स्ट्रा है, ये ओल्ड एक्ट में नहीं था। अगर कोई कंज्यूमर माइनर है, वो कंज्यूमर है, मान लीजिए किसी माइनर नहीं, आजकल देखते हैं ऑनलाइन कितने बच्चे कितने सामान खरीदे ऑल दैट, तो अगर कोई कंज्यूमर माइनर है तो उस कंज्यूमर के बिहाफ, सॉरी उस माइनर के बिहाफ पे उसके जो लीगल गार्डियन है या लीगल पेरेंट है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। देखिएगा इन केस ऑफ कंज्यूमर बीइंग अ माइनर, कंज्यूमर जो है ये कंज्यूमर अगर माइनर है तो उसके बिहाफ पे लीगल गार्जियन और लीगल पेरेंट दे कैन बिकम द कंप्लेंट, दे कैन बिकम द कंप्लेंट। तो अगर ओल्ड एक्ट और न्यू एक्ट में कंपैरिजन करें तो ये दो चीज़ें नहीं आ गई, एक ये और एक ये। ओल्ड एक्ट में भी 5 कैटेगरी थी, कंप्लेंट कौन हो सकता है, ये था, ये था, ये भी था। सेंट्रल अथॉरिटी नया आ गया, ठीक है, ये भी था और ये भी था, ये नया आ गया। अगर कंज्यूमर माइनर है तो उस कंज्यूमर जो कि माइनर है उसके बिहाफ पे उसके लीगल है या लीगल पेरेंट कैन ऑल्सो बिकम कंप्लेनेंट, दे कैन ऑल्सो फाइल द कंप्लेंट। तो ये लिस्ट दे रखिए। अच्छा, अगर कोई कंप्लेंट करना चाहता है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड ही वांट्स टू बिकम कंप्लेनेंट, डोंट यू थिंक दैट पर्सन मस्ट फिट इनटू एनी ऑफ द 7 कैटेगरीज? अगर इनमें से किसी न किसी कैटेगरी में फिट होंगे तभी आप कंप्लेंट फाइल करने के एलिजिबल हैं एंड यू कैन बिकम अ कंप्लेनेंट। दैट्स अ रेलेवेंस or significance of the definition of the term complainant, and that is the relevance of this definition of the term complainant. And इन सातों में जो भी फॉल करता है, and that person if he files a complaint in order to get some remedy under this act, that person will be called a, लेकिन आप इसमें से किसी न किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तभी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं एंड यू कैन बिकम कंप्लेनेंट एंड यू कैन अप्लाई फॉर द रेमेडी अंडर दिस एक्ट। लेकिन आप सातों में से किसी भी कैटेगरी में अगर फॉल नहीं करते, then in that case you cannot be complaining, you cannot be, and you cannot apply for the remedy under this act. Next definition, definition of complaint. ये डेफिनेशन भी वेरी मच सिमिलर, जैसे ओल्ड एक्ट में थी, बहुत हद तक सिमिलर है, एक आध चीज एक्स्ट्रा है इसके अंदर। देखिए कंप्लेंट की क्या डेफिनेशन है। Let's say there is some person A who is a complainant. Complainant का मतलब अभी डेफिनेशन पड़ी, उन 7 में से किसी न किसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अगर A कंप्लेनेंट है, he makes some allegation, कुछ आरोप लगा रहा है, कैसे, इन राइटिंग। क्यों आरोप लगा रहा है? इन ऑर्डर टू अवेल, in order to get some remedy provided by this act. ये लॉ कोई रेमेडी प्रोवाइड कर, उसको रेमेडी लेने के लिए वो कुछ एलिगेशन लगा रहा, राइटिंग में, ओरल नहीं, राइटिंग। व्हाट काइंड एलिगेशन? और लिस्ट दे रखिए, अगर इनमें से कोई एलिगेशन कंप्लेनेंट फाइल करता है इन ऑर्डर टू अवेल सम रेमेडी प्रोवाइडेड बाय और अंडर दिस एक्ट, देन दोज एलिगेशंस इन राइटिंग विल बी टेक्निकली कॉल्ड ए कंप्लेंट। व्हाट काइंड ऑफ एलिगेशन? देखिए, कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन इन राइटिंग। Allegation writing by whom? Made by complainant for the obtaining any relief remedy provided by under this act. That what kind of allegation? That allegation के साथ that word लग रहा है। Allegation that what? Number 1, an unfair contract or unfair trade practice or restricted trade practice has been adopted बाय एनी ट्रेडर उसको बोले जो गुड्स में डील कर रहा है, और एनी सर्विस प्रोवाइडर। ए जो कंप्लेनेंट है किसी ट्रेडर के अगेंस्ट जो गुड्स सेल कर रहा है या किसी सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट ये एलिगेशन लगा रहा है राइटिंग में कि साहब जो मान ली बी इज द ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर, कि साहब जो बी है ट्रेडर्स है वो कोई अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट कर रहा है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर रहा है या रेस्ट्रिक्ट। अब ये तीनों की डेफिनेशन पढ़ोगे। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या है, सब डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इस तरह की, इफ ए हु इज अ कंप्लेनेंट मेक्स एन एलिगेशन राइटिंग अगेंस्ट सम ट्रेडर और सर्विस ऑफ बी, व्हाट कैन एलिगेशन? दैट बी is adopting unfair contract or unfair trade practice or restrictive trade practice,
then why he is making this allegation in order to avail some kind of remedy against B are provided by this act, then this kind of allegation in writing by A against B is technically called as the complaint. First देखिए, अच्छा इसमें ये जो चीज है कि साहब कोई ट्रेडर है हैज अडॉप्टेड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये तो पहले भी था ओल्ड एक्ट में, ये चीज नहीं है. इनफैक्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट ही नया है, ओल्ड एक्ट में कंसेप्ट ही नहीं था, तो ऑब्वियसली डेफिनेशन में भी नहीं आएगा. तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट नया कंसेप्ट है इन द न्यू एक्ट जो ओल्ड एक्ट में नहीं था. इसे यहाँ पे कंप्लेंट की डेफिनेशन में अगर कोई अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट करता है तो इस ग्राउंड पे भी आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई फॉर द रेमेडी. इसलिए कंप्लेंट की डेफिनेशन वो आपको आ गया. सेकंड ये बोल रहा है, it says that what is the allegation made by complaint that एक कंप्लेंट क्या कर रहा है, एलिगेशन क्या लगा रहा है कि सब गुड्स बॉट बाय हिम, जो गुड्स ने परचेज किए हैं, ये एग्रीड टू बॉट बाय हिम, जो गुड्स ने परचेज कर ली या परचेज करने एग्री किया, दे सफर फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट्स, उनमें एक से डिफेक्ट है. ये पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है जो ओल्ड एक्ट में भी था. ठीक है, गुड्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, डिफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे आपको. ठीक है. नंबर 3 सर्विस, व्हाट इज द एलिगेशन ई मेकिंग इन राइटिंग अगेंस्ट द अदर पर्सन, कि जो सर्विसेज ने अवेल की है या हायर की है या जो उसने एग्री किया टू हायर अवेल, दे सफर फ्रॉम वन और मोर डेफिशिएंसी. गुड्स के साथ डिफेक्ट वर्ड यूज करते हैं, सर्विसेज डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सर्विस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, गुड्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, डिफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सारी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ हियर इन दिस केस नेक्स्ट डेफिनेशन का फोर्थ पार्ट, अ ट्रेडर, ट्रेडर गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस कॉन्टेक्ट, दैट ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर हैज चार्ज अ प्राइस which is in excess of what, the price which is fixed by the law. अच्छा, किसी गुड्स का सर्विसेज का कोई प्राइस लॉ में फिक्स है, उससे ज्यादा ट्रेडर ने या सर्विस प्रोवाइडर ने पैसे चार्ज कर लिए, क्या ये एक एलिगेशन कंप्लेंट का फॉर्म मिलती है? 1 ट्रेडर चार्ज और सर्विस चार्ज अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ द प्राइस मेंशन द गुड्स और मेंशन ऑन द पैकेज कंटेन, गुड्स के ऊपर जो प्राइस है या गुड्स जिस पैकेट के अंदर उसके ऊपर जो प्राइस, उससे ज्यादा पैसे चार्ज कर लिए. या ट्रेडर ने कोई प्राइस लिस्ट, कई बार हम कोई शॉपकीपर के पास जाते हैं तो उसने देखा अपनी दुकान में एक प्राइस लिस्ट एग्जिबिट डिस्प्ले की होती है कि सब कौन सा सामान कितने का है, और वो प्राइस लिस्ट से ज्यादा चार्ज कर ले. जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो मेनू आपको देते हैं देखने, उसके अंदर आइटम के साथ, फूड आइटम के साथ प्राइस भी लिखा रहता है, और जो प्राइस लिखा उससे ज्यादा चार्ज कर लिया है, क्या दैट कैन ऑल्सो बिकम अ ग्राउंड फॉर कंप्लेंट. एंड लास्ट दैट इज द ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर चार्ज अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ द प्राइस एग्रीड बिटवीन द पार्टी. 4 चीज हो गई. ट्रेडर ने, सर्विस प्रोवाइडर ने प्राइस जो चार्ज किया वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है? उस प्राइस से ज्यादा है जो लॉ में मेंशन है, लॉ में फिक्स है उस प्रोडक्ट या सर्विस के. नंबर 2 उस प्राइस से ज्यादा ले लिया जो प्राइस आपको गुड्स के ऊपर लिखा हो या जिस पैकेट में गुड्स है पैकेट के ऊपर लिखा हुआ. नंबर 3 उस प्राइस से ज्यादा ले लिया जो प्राइस आपको प्राइस लिस्ट पे मेंशन है, प्राइस लिस्ट एग्जिबिटेड बाय ट्रेडर, या उस प्राइस से ज्यादा प्राइस ले लिया जो प्राइस पार्टीज ने आपस में एग्री किया था, सेलर बायर ने या सर्विस प्रोवाइडर सर्विस अवेलर ने. तो इस तरह से चारों में से कोई भी प्राइस, अगर ज्यादा प्राइस चार्ज कर दिया ट्रेडर्स है, उस ग्राउंड पे भी आप इस तरह के एलिगेशन लगा के भी कंप्लेंट कर सकते हैं. ये सेम पॉइंट आपको ओल्ड एक्ट में भी था. नेक्स्ट, द गुड्स विच आर हैजार्डियस टू लाइफ एंड सेफ्टी आर बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक. मतलब ऐसे गुड्स जो आपके हैजार्डियस इन नेचर है उसको बेचा जा रहा है, सेलर बेच रहा है. ठीक है. अच्छा देखिए, द गुड्स विच आर हैजार्डियस टू लाइफ एंड सेफ्टी व्हेन यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक in contravention of standards relating to safety of such goods as required to be complied with by under in law for. अच्छा, बहुत सारे डेंजरस गुड्स होते हैं, जैसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनको आप बेच सकते हैं, बस कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ता है बाय द मैन्युफैक्चरर, बाय द सेलर, और वो सेफ्टी स्टैंडर्ड को बिना फॉलो हुए बेच रहे हैं. क्या इस ग्राउंड पे कंप्लेंट की जा सकती है? यस. द गुड्स विच वर हैजार्डस टू लाइफ where the trader knows that the goods so offered are unsafe to the public. या तो ट्रेडर खुद ही पता है कि साहब जो गुड्स में बेच रहा हूँ अनसेफ है, वो हमें बेचना नहीं चाहिए, इससे कंज्यूमर को नुकसान हो सकता है, आप ऐसे गुड्स बेच रहे हैं, या आप ऐसे गुड्स बेच रहे हैं जो हैजार्डियस नेचर के हैं और उसके अंदर जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करनी चाहिए एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, आप बिना फॉलो किए हुए आप उन गुड्स को बेच रहे हैं. जैसे फायर क्रैकर्स है. अच्छा, फायर क्रैकर्स बनाते समय कुछ क्या आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आपको कुछ प्रिस्क्राइब्ड होंगे लॉ में? अच्छा, बिना उनको फॉलो किए हुए आप ऐसे आप गुड्स बना रहे हैं, फायर क्रैकर बना रहे हैं, क्या ये गलत है? और वैसे गुड्स को आप बेच रहे हैं, क्या इस ग्राउंड पे कंप्लेंट हो सकती है? या ऐसे गुड्स जिसको ट्रेडर को पता है कि सेफ नहीं है, तो वैसी चीज को बेचनी नहीं चाहिए बट फिर भी बेच रहा है, इन दैट ही नोज दैट दे आर नॉट सेफ, फिर भी बेच रहा है,
then in that case again that can become ground for complaint. Similarly, services में point number 6, what is the allegation? The services which are hazardous or likely to be hazardous to life and safety of the public when used are being offered by a person who provides any service and knows it is injurious to life and safety. मतलब कि ऐसी सर्विस जो आपको, जो सामने वाले को नुकसान करे, उसकी लाइफ को, उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकती है. एंड ऐसी सर्विसेज, और सर्विस प्रोवाइडर को पता है कि ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी ऐसी सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है. डोंट यू थिंक दैट ही इज इंडल्जिंग इनटू रॉन्ग प्रैक्टिस. लास्ट पॉइंट ये एक्स्ट्रा ये कि ओल्ड एक्ट में नहीं था, कोई कंसेप्ट ही नहीं था. देखो क्या एलिगेशन कैन बी मेड बाय कंप्लेनेंट दैट claim for product liability. कि साहब मेरा क्लेम अराइजेस, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन अराइजेस. जैसे मान लिया किसके अराइजेस, अगेंस्ट होम, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सेलर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर. जैसे मान लिया अभी मैंने बताया था ना साहब, ओल्ड एक्ट में मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट कोई भी रेमेडी आपको नहीं थी, लेकिन न्यू एक्ट में है. जैसे मान लिया कि साहब किसी ए ने बी से, जो एक कार डीलर है, उससे एक कार खरीदी. ए इज द बायर, अपने पर्पस के लिए कार खरीदी. अच्छा, कार में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मतलब कार डीलर खुद थोड़ी बना रहा है, वो आगे कंपनी बना रही है. जैसे मान लिया कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसके प्रोडक्ट को बी बेच रहा है, कार डीलर है. तो उस केस में इट्स अ केस ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी. अच्छा, उसके बाद उस कार को जो है ना, कार की सर्विस करना है, एंड ऑल करना, सर्विसेज प्रॉपर नहीं. अच्छा, इसमें सर्विसेज कोई सी दे रहा है, बाद में कार, जैसे कार को आप रेगुलर सर्विस कराते हैं ऑल दैट, वो कोई सी दे रहा है. तो मान लिया कार में कोई कमी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, और जिसकी वजह से उसको यूज करने से, डिफेक्टिव गुड्स को यूज करने से ए को नुकसान हो जाता है, कंज्यूमर को नुकसान होता है. तो उस केस में बोलते हैं इट्स अ केस ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी, एंड ए कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट बी सेलर. अच्छा, बी क्या प्रोडक्ट सेलर है, क्या एक्स लिमिटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, और उसके बाद उस कार पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करें, जिनको पता है कि कार के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, फिर भी वो कुछ बता नहीं रहे कंज्यूमर को, वो सर्विस, ये तीनों आ गए ना. तो उसके लिए ए चाहे तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को, प्रोडक्ट सेलर को, और उस प्रोडक्ट पे जो सर्विस प्रोवाइडर है, उन सब के अगेंस्ट आपको एक्शन ले सकता है, लीगल एक्शन अंडर दिस एक्ट, क्लेमिंग द कंपनसेशन फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी. आई एम क्लेमिंग द कंपनसेशन कि आपने प्रोडक्ट में का कमी है जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो गया, एंड आई वांट द कंपनसेशन. अच्छा, वो किस किस के अगेंस्ट जा सकता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सेलर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर. अच्छा, ऐसे केस में अगर इसको ग्राउंड बना के अगर वो एलिगेशन लगाता है कि साहब प्रोडक्ट में कोई कमी थी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थे, जिसके यूज करने से मुझे नुकसान हो गया, क्या वो भी कंप्लेंट बन जाएगी? एंड दैट्स वो ला पॉइंट दे रखा है कि साहब ये एलिगेशन अगर आप लगाते हैं, क्लेमिंग द कंपनसेशन, इट ऑल्सो बिकम्स द केस ऑफ द कंप्लेंट. अच्छा, क्योंकि इस तरह कंसेप्ट ओल्ड एक्ट में था ही नहीं कि प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लेम, प्रोडक्ट लाइबिलिटी का कंपनसेशन, ऑल दैट था ही नहीं ओल्ड एक्ट में, तो ऑब्वियसली कंप्लेंट की डेफिनेशन में भी था. तो डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट जो ओल्ड एक्ट में थी और न्यू एक्ट में ऑलमोस्ट सेम है. एक तो फर्स्ट पॉइंट में अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट जो टर्म आ रहा है नया, क्योंकि अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट अगेन ये टर्म कंसेप्ट ही नहीं था ओल्ड एक्ट में. और लास्ट में जो पॉइंट है क्लेम, एलिगेशन दैट क्लेम फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन लाइज अगेंस्ट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सेलर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, ये भी चीज नहीं, क्योंकि इस तरह कंसेप्ट ओल्ड एक्ट में नहीं था. बाकी मोर लेस द डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट इज मोर लेस सेम एज इट वाज देयर इन द ओल्ड एक्ट, लेकिन कुछ कुछ चेंज है, क्योंकि जिस तरह के लॉ में नई नई चीजें आएंगी तो उसका इफेक्ट आपको, जैसे ये इफेक्ट आ गया ऊपर, दैट अ ट्रेडर हैज और सर्विस वाई अडॉप्टेड अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, ये आ गया, क्योंकि अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट कंसेप्ट ओल्ड एक्ट में था ही नहीं, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू एक्ट. इसकी डेफिनेशन आएगी आगे अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की भी पढ़ेंगे. और ये जो मैंने बताया ना कि ये सब लाइबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सेलर, प्रोडक्ट, इसके बारे में डिटेल में इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे ये सब कैसे कैसे लाइबिलिटी उनकी राइज होती है. डिटेल में पूरा एक टॉपिक आएगा, दैट इज प्रोडक्ट लाइबिलिटी. नेक्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर.
कंज्यूमर की डेफिनेशन बाय एंड लार्ज जो ओल्ड एक्ट में थी वही सेम न्यू एक्ट में। और वो डेफिनेशन 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है। पहला इन द रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स, अगेन गुड्स, देन सर्विसेज, लास्ट में गुड्स एंड सर्विसेज टुगेदर। मैं एक बार रिवाइज कराया तो वैसे ओल्ड एक्ट में सेम डेफिनेशन है। इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स कंज्यूमर किसे बोले? कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु परचेजेज द गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंसिडरेशन, फ्री में नहीं। आपको किसी ने गुड्स गिफ्ट किए, लेट्स से ए हैज गिफ्टेड सम गुड्स टू बी इज नॉट अ कंज्यूमर। एनी पर्सन हु परचेजेज द गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु हैज परचेज द गुड्स फॉर रीसेल और फॉर कमर्शियल पर्पस। मतलब आपने गुड्स जैसे मान लिया एक होलसेल, एक मान लिया एक डिस्ट्रीब्यूट मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने गुड्स खरीद लिए या होलसेलर से रिटेलर ने गुड्स खरीद लिए, तो रिटेलर ने भी तो गुड्स परचेज किए फॉर कंसिडरेशन, लेकिन रिटेलर खुद के लिए यूज करने के लिए होता है या आगे सेल करने के लिए टू द कंज्यूमर, टू द एंड यूजर। तो रिटेलर इज नॉट अ कंज्यूमर फॉर द होलसेलर, क्योंकि उसने अपने लिए नहीं खरीदे, आगे रीसेल करने के लिए खरीदे। लेकिन हम मार्केट में जाकर कोई सामान खरीदते हैं और अपने यूज के लिए, तो वी आर परचेजिंग गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर सेल्फ यूज, नॉट फॉर रीसेलिंग, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पज, देन इन दैट केस वी आर अ कंज्यूमर। इसका आप एंड यूजर होने चाहिए, अगर आप परचेज करके आगे पास ऑन कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं, तब आप कंज्यूमर। इस एक्ट में रेमेडी नहीं मिलेगी, आप इस एक्ट के कंज्यूमर नहीं। अच्छा देखो, इसलिए कंज्यूमर टर्म यूज किया यहाँ पे, ये टर्म जो इन्होंने यूज किया ये नहीं कि सब बायर परचेजर। अच्छा परचेजर तो रिटेलर भी है होलसेलर के लिए, वो मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होलसेलर भी बायर है, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गुड्स के लिए जो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है बड़े लेवल पे, क्या उसके लिए होलसेलर भी बायर है, लेकिन होलसेलर कंज्यूमर नहीं है, बिकॉज वो खुद कंज्यूम नहीं करे, ही विल पास कंज्यूमर हु कंज्यूम्स हिमसेल्फ, इसलिए टर्म भी जो यूज है कंज्यूमर, सेम ओल्ड एक्ट में भी था। एनी पर्सन हु परचेज द गुड्स फॉर कंसिडरेशन बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु हैज परचेज द गुड्स फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस। कंसिडरेशन में भी पेड, आप पूरी शुरू में पे कर रहे हैं, और प्रॉमिस पूरा का पूरा उधार पे, और पार्टली पेड एंड पार्टली, कुछ अभी दे दिया कुछ बाद में देंगे। और अंडर द सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, क्या लोग आजकल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, पूरे पैसे बाद धीरे धीरे करके हम ओवर डेफर्ड पेमेंट सिस्टम, मतलब कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन कैसे पे करें दैट नॉट इंपॉर्टेंट, पूरी अभी दे रहे हैं, पूरा क्रेडिट पे, पार्टली अभी दे रहे हैं, पार्टली बाद में देंगे, या डेफर्ड पेमेंट दैट इज इंस्टॉलमेंट सिस्टम। दूसरा, द गुड्स, एनी पर्सन हु इज यूजिंग द गुड्स विद द परमिशन ऑफ द परचेज ऑफ गुड्स फॉलिंग अंडर फर्स्ट कैटेगरी। जो फर्स्ट कैटेगरी में फॉल कर रहा है वो कंज्यूमर है। जैसे फादर ने कोई गुड्स खरीदे और फादर की परमिशन सन या डॉटर उन गुड्स को यूज कर रहे हैं, पापा ने लैपटॉप खरीदा कि बच्चे घर में यूज करेंगे, अब लैपटॉप बच्चे यूज कर रहे हैं, तो देखा जाए दैट द किड्स आर ऑल्सो कंज्यूमर बिकॉज दे आर यूजिंग दैट गुड्स विद द परमिशन ऑफ फादर हु इज फॉलिंग अंडर फर्स्ट कैटेगरी। तो इस केस में फादर भी कंज्यूमर है और बच्चे भी कंज्यूमर है। सेम डेफिनेशन है उस ओल्ड एक्ट में थी। सर्विसेज में सेम, एनी पर्सन हु अवेल्स और हायर्स द सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु इज अवेल्ड टू हायर द सर्विस फॉर कमर्शियल पर्पस। आप खुद एंड यूजर नहीं है, उस सर्विस को आगे पास ऑन करेंगे, तब आप कंज्यूमर नहीं है। कंसिडरेशन में भी पेड और प्रॉमिस और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस अंडर सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सर्विसेज में एनी पर्सन हु इज यूजिंग हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ द सर्विस विद द परमिशन ऑफ द हायरर सर्विस फॉलिंग इन थर्ड कैटेगरी। मतलब जो हायरर है, जो थर्ड कैटेगरी में कंज्यूमर है, उसकी परमिशन से अगर उस सर्विस का कोई बेनिफिशियरी है, तो वो आपको वो भी क्या है, जैसे फादर ने कोई हॉस्पिटल से बात की अपने बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए, कोई सर्जरी कराने के लिए, और वही पेमेंट करेंगे, तो क्या फादर, द पेरेंट्स आर द कंज्यूमर फॉलिंग अंडर थर्ड कैटेगरी। लेकिन सर्जरी बच्चे क्यों नहीं है, क्या वो बच्चा बेनिफिशियरी ऑफ द सर्विस है, तो क्या वो बच्चा भी क्या है, कंज्यूमर है। लास्ट देखिए, लास्ट पॉइंट आपको देखिए, एनी पर्सन हु परचेज द गुड्स और हायर्स द सर्विसेज एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड, अपनी लाइवलीहुड को अर्न, उस गुड्स को यूज करके या सर्विसेज को यूज करके अपनी लाइवलीहुड को अर्न करेगा। हाउ, बाय मीन्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दो बातें, अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए गुड्स खरीदे या उसका इस्तेमाल करके सर्विस, या और खुद एम्प्लॉय होके खुद उसको गुड्स को यूज करके अपनी लाइवलीहुड या सर्विसेज को यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने एक 3 व्हीलर खरीदा, क्यों, उस 3 व्हीलर को मैं चला के अपनी लाइवलीहुड, उससे पैसे कमा के अपना घर चलाऊंगा। अच्छा, प्राइमा फेसी देखने में ऐसा लग रहा है कॉमर्शियल पर्पस है, लेकिन कॉमर्शियल पर्पस नहीं है। क्यों, कॉमर्शियल पर्पस की एक टेक्निकल डेफिनेशन है, उसमें फिट नहीं होगा। अभी मैं बताऊं कैसे फिट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक बंदे ने 3 व्हीलर खरीदा, वो 3 व्हीलर खुद चला के पैसे कमा के एक्चुअली अपनी लाइफ, क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद चलाएगा, समथिंग लाइक दैट, तो उस केस में वो कंज्यूमर है, ये कॉमर्शियल पर्पस नहीं।
जनरल मीनिंग के हिसाब से कॉमर्शियल पर्पज लग रहा है, ये पैसे कमा रहे तो कॉमर्शियल पर्पज, नो, कॉमर्शियल पर्पज की टेक्निकल डेफिनेशन मैं बताऊंगा, उसके हिसाब से नहीं। ऐसे किसी बंदे ने मान लिया एक इंटरनेट कनेक्शन ले लिया, अच्छा बीच में देखो साइबर बूथ बहुत सारे चल रहे थे, लोग आपको साइबर एंड जहाँ पे लोग आपके घर में अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन है, आजकल तो ये सब चीज़ नहीं कम, क्योंकि आजकल घर घर में सबके पास सबके मोबाइल में डेटा इंटरनेट चलता है, बट फिर भी मतलब अगर कोई सर्विस है किसी का अवेल करके आगे कॉमर्शियल पर्पज यूज कर रहा है, उसे अपने लिए नहीं यूज कर रहा देन, लेकिन अगर आप खुद उसमें सर्विस को आपने अवेल किया कि साहब इस सर्विसेज का इस्तेमाल करके मैं अपनी लाइवलीहुड अर्न करूंगा और वो सेल मैं खुद उस सर्विसेज को चलाऊंगा, देन इन दैट केस आप कंज्यूमर हैं। अब मैं इसको कॉमर्शियल पर्पज क्यों नहीं बोला था, ये कॉमर्शियल पर्पज की टेक्निकल डेफिनेशन वो क्या, व्हेन कैन आई से द गुड्स हैव बीन परचेज और सर्विसेज हैव बीन हायर्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पज। अगर गुड्स हैव बीन परचेज और सर्विसेज हायर्ड टू बी यूज्ड, गुड्स हैव बीन परचेज, मैं गुड्स की बता रहा हूं, सेम सर्विस हैव बीन परचेज to be used in some profit making activity which is carried on a large scale। मतलब बंदे ने गुड्स परचेज किया है किसी प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी में यूज करने के लिए और वो प्रॉफिट लार्ज स्केल पे चलाई जा रही है, प्लस दिस क्लोज एंड डायरेक्ट नेक्सस, नेक्सस में कनेक्शन बिटवीन द परचेज ऑफ गुड्स एंड प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी, इन दोनों में गुड्स परचेज करने में प्रॉफिट, इन दोनों में क्लोज एंड डायरेक्ट नेक्सस कनेक्शन होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे तो बोलेंगे गुड्स हैव बीन परचेज फॉर कमर्शियल पर्पस, एज ए रिजल्ट जिसने परचेज किया वो कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर की डेफिनेशन में एक्सक्लूडेड है कॉमर्शियल। लेकिन अब देखिए आप, अभी मैंने 3 व्हीलर वाला एग्जांपल दिया, एक बंदे ने अपने लिए एक 3 व्हीलर खरीदा, उसको चला के अपना लाइवलीहुड रन करेगा बाय मींस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद चलाएगा। क्या ये 5वें पार्ट डेफिनेशन के 5वें पार्ट में फिट हो रहा है? यस। अच्छा 5वें पार्ट में डेफिनेशन तब वो कंज्यूमर माना जाएगा अगर इसकी कंडीशन, 2 कंडीशन, गुड्स आपने परचेज किया है, सर्विस अवेल की, क्यों, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग योर लाइवलीहुड, हाउ, बाय मींस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये अगर फुलफिल, जैसे मैंने 3 वाला एग्जांपल दिया, क्या बंदे ने गुड्स परचेज किया, क्यों, उससे अपनी जीवनी मतलब अपनी लाइवलीहुड अर्न करेगा, कैसे, बाय खुद चला के सेल्फ एम्प्लॉयड, कैसी कंडीशन फुलफिल हो रही। अच्छा कॉमर्शियल पर्पज की डेफिनेशन में नहीं आना चाहिए तब जाके, अच्छा यहाँ कॉमर्शियल पर्पज डेफिनेशन नहीं आ रहा, उसने गुड्स परचेज किया टू बी यूज इन प्रॉफिट, ये ठीक है, लेकिन क्या वो प्रॉफिट मेकिंग लार्ज स्केल पे नहीं, आप अकेले एक ऑटो खरीद के खुद चला गए, इट्स नॉट अला। लेकिन अच्छा बताइए एक बंदा 10 ऑटो खरीद ले कि भैया ये ऑटो को चलवा के मैं अलग अलग ड्राइवर्स हायर करूंगा, वो ऑटो चलाएंगे, उनको मैं ऑटो किराए पर दूंगा और उससे मैं पैसे कमाऊंगा, क्या वहां उस केस में, इस केस में ये फिट नहीं हो रहा, एंड जिसने 10 ऑटो खरीदे फॉर दिस पर्पस, क्या वो कॉमर्शियल पर्पस के ऑटो खरीदे, इन दैट केस वो इसमें फिट नहीं हो रहा। और क्या कॉमर्शियल पर्पस के डेफिनेशन फिट हो रहा है, एज ए रिजल्ट दैट पर्सन इज नॉट अ कंज्यूमर, एज ए रिजल्ट दैट पर्सन इज नॉट अ कंज्यूमर। ये सेम चीज ओल्ड एक्ट में भी थी, कोई नया कुछ नहीं है। अच्छा एक और चीज में दे रखा है, कॉमर्शियल पर्पस जब होगा when there is a close and direct nexus between the purchase of goods and profit, ये भी कंडीशन है कॉमर्शियल पर्पस के लिए, मतलब ये भी कंडीशन है। जैसे एग्जांपल दे, एक लॉयर ने अपने ऑफिस की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम खरीदा, कंप्यूटर सिस्टम में कोई डिफेक्ट था, जब उसने रेमेडी के लिए अप्लाई किया तो सामने वाले ने बोल दिया कि साहब आप रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज आप तो एज ए लीगल प्रैक्टिस में और पैसे कमा रहे, ऑल दैट। अगेन ठीक है, वो कंप्यूटर सिस्टम आपके ऑफिस में यूज हो रहा था, ठीक है क्लियर, मान लिया, लेकिन सवाल उठता है क्या वो परचेज ऑफ गुड्स दैट इज कंप्यूटर सिस्टम और जो प्रॉफिट मेकिंग लीगल सर्विस है, क्या उसमें क्लोज एंड डायरेक्ट नेक्सस है, क्या कंप्यूटर की वजह से सर्विस है? नो, तो नेक्सस इज देयर बिटवीन द परचेज ऑफ गुड्स दैट कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रॉफिट, दैट नेक्सस इज इनडायरेक्ट, एंड फॉर अ कॉमर्शियल पर्पस व्हाट इज रिक्वायर्ड, डायरेक्ट नेक्सस। तो नेक्सस तो है बट इनडायरेक्ट है, और कॉमर्शियल पर्पस का मतलब डायरेक्ट नेक्सस। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम पढ़ाते हैं, अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो वी आर इनटू एजुकेशनल सर्विसेज। अगर हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए कुछ एसी खरीदें तो उस केस में एसी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में यूज होंगे, तो वो एसी कॉमर्शियल एक्टिव प्रॉफिट में एक्टिविटी यूज होंगे, बट क्या डायरेक्ट नेक्सस है, क्या एसी से पढ़ाई हो रही है? नो, नेक्सस इज देयर बट इनडायरेक्ट। तो कल के दिन कोई एसी में कोई प्रॉब्लम हो, कैन वी क्लेम द रेमेडी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एज ए कंज्यूमर? यस, व्हाई, बिकॉज नेक्सस इज देयर बिटवीन द परचेज ऑफ गुड्स एंड प्रॉफिट, दैट नेक्सस इनडायरेक्ट, एंड इन फॉर अ कॉमर्शियल पर्पस वेयर अ पर्सन इज नॉट कंसिडर्ड अ कंज्यूमर, व्हाट इज रिक्वायर्ड, देयर शुड बी क्लोज एंड डायरेक्ट नेक्सस। ये सब कुछ ओल्ड एक्ट में भी था, एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस एक लाइन, एक पैराग्राफ जो मैंने अपने नोट्स में हाईलाइट भी किया है, बोल्ड कर दिया है, जिससे आपको पता है कि सर ये चीज एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड कर दी है, और इसलिए ऐड क्योंकि ओल्ड एक्ट में सब चीज नहीं थी, जिसके ओल्ड एक्ट इरेलेवेंट हो रहा। देखिए क्या लिखा हुआ, इट में भी नोटेड एक्सप्रेशन बायज एनी गुड्स, लिखो ना, इंडस्ट्रियल गुड्स आर एनी पर्सन हु बायज एनी गुड्स, तो बायज का मतलब क्या है, एंड द एक्सप्रेशन हायर्स और अवेल्स एनी सर्विसेज। कोई ये जो डेफिनेशन मारा है कि साहब
पर्सन हु बाइज एनी गुड्स, या सर्विस में पर्सन हु अवेयर्स और हायर्स एनी सर्विसेज। इन एक्सप्रेशन में क्या क्या इंक्लूड हुआ? शेल ऑल्सो इंक्लूड ऑफलाइन ट्रांजेक्शन और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अच्छा, आज के दिन आप डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जाते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, उसके थ्रू आप जो क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। और बाय टेली शॉपिंग, आज कहते हैं टीवी में कितने प्रोडक्ट से ऐड आते हैं, उसके थ्रू आप उसमें नंबर फ्लैश होता रहता है कि आप इसके, या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ऑल दैट इज टेली शॉपिंग। और डायरेक्ट सेलिंग, बहुत लोग डायरेक्टली आपको अप्रोच करते हैं कि आपको प्रोडक्ट, और मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये सारी चीजें भी आपको, इट मीन जब हम बोल रहे हैं बाय एनी गुड्स और हायर सर्विस सर्विस, उसमें ये सारी चीजें कवर होती है। इट इंक्लूड्स ऑफलाइन ट्रांजेक्शन, जब हम फिजिकली किसी के ऑफिस, शॉप में, शोरूम में जाके गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, या किसी ऑफिस में जाकर सर्विस अवेल करते हैं, ऑफलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहे हैं, टेली शॉपिंग, ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये सब कवर है। अच्छा, ये स्पेशली इन्होंने डेफिनेशन में ऐड इसलिए किया जिससे क्लियर हो जाए कि सब ये सब चीजें भी कवर, इस तरह के ट्रांजेक्शन से भी आप जब करते हैं तो यू आर अ कंज्यूमर वेदर इट इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अच्छा, ओल्ड एक्ट में ये चीज एक्सप्रेसली कंज्यूमर के डेफिनेशन में नहीं लिखी हुई थी, क्या उसकी वजह इस तरह के ट्रांजेक्शंस कवर नहीं हो पाते थे? एज ए रिजल्ट दैट वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई द ओल्ड एक्ट हैज बिकम आउटडेटेड और यू कैन से रिडंडेंट, और इस तरह की चीजों पे वो ओल्ड एक्ट काम ही नहीं करता था इस तरह। और आजकल ऐसे ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहे हैं where the people are becoming consumer and if anything goes wrong they are not able to get the remedy according to old act। इसलिए आपको ये न्यू एक्ट में डेफिनेशन में डाली कि साहब बायस का मतलब क्या है, या बायस गुड्स का मतलब क्या है, और हायर्स अवेल्स एनी सर्विसेज में क्या क्या चीज। अच्छा, इसमें ऑफलाइन भी आ गया, ऑनलाइन भी आ गया, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले केस भी आ गए, डायरेक्ट सेलिंग वाले केस भी आ गए, इस तरह के सारे टेली शॉपिंग वाले केस भी आ गए। तो उससे जो आजकल नए डेवलपमेंट्स है, किस किस तरीके से बायर सेलर, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस अवेलर ट्रांजेक्शन में एंटर करते हैं, उस तरह की सारी सिचुएशन यहां पे कवर कर दी है इन द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट डेफिनेशन, बाकी डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इज सेम एज इट वाज इन द ओल्ड एक्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन कंज्यूमर डिस्प्यूट। ये डेफिनेशन भी सेम है जो ओल्ड एक्ट में थी। अच्छा, कंज्यूमर डिस्प्यूट कब होती है? जैसे मान ली ए वो कंप्लेनेंट है, जैसे ही इज मेकिंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट सम पर्सन बी। क्या जब एक कंप्लेनेंट है, क्या अपनी कंप्लेंट में कुछ एलिगेशन लगा अगेंस्ट बी? अभी क्या क्या एलिगेशन अभी पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट में, व्हाट काइंड ऑफ एलिगेशन कैन बी देयर इन द कंप्लेंट, अभी पढ़ा था ना डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट में। तो ए ने जो कंप्लेनेंट है बी के अगेंस्ट कुछ एलिगेशन लगाया अपनी कंप्लेंट में, अगर वो एलिगेशन को बी मानने से मना कर लेता है, बी कौन है? ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर, गुड्स के रेस्पेक्ट में ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। अगर वो डिनाई कर देता है कि नहीं नहीं ये सब एलिगेशन गलत है, क्या डिस्प्यूट हो जाएगा? अगर ये मान ही लेगा तो डिस्प्यूट कहाँ है? अगर ये डिनाई कर देता है कि नहीं नहीं ये सब एलिगेशन गलत है, क्या कंज्यूमर डिस्प्यूट हो जाएगा? देखिए लिखो, कंज्यूमर डिस्प्यूट मीन्स अ डिस्प्यूट वेयर द पर्सन अगेंस्ट होम द कंप्लेंट, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट, जैसे बी सर्विस प्रोवाइडर या ट्रेडर, डिनाइज और डिस्प्यूट द एलिगेशंस कंटेंट इन द कंप्लेंट, एंड दैट इज डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। सेम डेफिनेशन जो ओल्ड एक्ट में थी, एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंज्यूमर राइट्स। इफ यू रिमेंबर ओल्ड एक्ट में एकदम वेरी बिगिनिंग में, इन द वेरी बिगिनिंग एक सेक्शन 6 वहां पढ़ते थे जहां पे बेसिक राइट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टिव विच आर सॉट टू प्रमोटेड एंड प्रोटेक्टेड थ्रू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो सेम कंज्यूमर राइट्स यहाँ डेफिनेशन बना दी। कंज्यूमर राइट्स का मतलब क्या है? इसका तो ये जो राइट्स हम कंज्यूमर राइट्स की डेफिनेशन में जो कवर करेंगे, क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009 नया एक्ट का भी क्या पर्पस है? इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इन्हें प्रमोट करना, एंड उन राइट्स को हम कंज्यूमर राइट्स बोले हैं। तो व्हाट आर द राइट्स विच द न्यू एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 which tries to promote and protect about the consumer, they are called consumer rights। and consumer rights में क्या क्या इंक्लूड कैसे थे? वो सेम ही चीज है, उसी लिए अलग से सेक्शन बना दे, सेक्शन 6 वहां पे 6 राइट्स दे रखे थे कि सर दीज आर द राइट्स विच द एक्ट ट्राइज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट। यहाँ पे कंज्यूमर राइट्स एक टर्म बना दिया और कंज्यूमर राइट में वही 6 राइट दे दिए और बोला कि साहब ये एक्ट उन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है एंड प्रमोट करता है। देखिए कंज्यूमर राइट्स इंक्लूड वही राइट टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डियस टू लाइफ प्रॉपर्टी, सेम right to be informed about quality, जो right to information, right to inform quality, quantity, potency, purity, standard of price of goods services, ठीक है, right to be assured wherever possible access to the goods and services at a very competitive, right of choice, नहीं right of same definition है, right to be heard and be assured that consumer interest will receive the due consideration at the appropriate forum। अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल,
कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में कंज्यूमर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वो काउंसिल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि व्हाट आर द थिंग गवर्नमेंट शुड डू इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। अच्छा, उस काउंसिल जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, उस काउंसिल के अंदर कंज्यूमर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आर दे गेटिंग अ प्लेटफॉर्म जहां पे उनकी बात सुनी जाए एंड उनकी इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाए, उनके राइट्स को कोई अफेक्ट करे, उनके साथ कुछ चीटिंग कर ले, कोई फ्रॉड कर ले, कोई डिफेक्टिव गुड्स भेज दे, कोई डिफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड कर दे, इन दैट केस इस एक्ट के अंदर वी हैव द रिड्रेसल मशीनरी, वी हैव district commission, state commission, national commission, which will provide the remedy to the consumer in such kind of cases. And the last is the right to consumer awareness. Old act में the right to consumer education टर्म जो था ना लास्ट वाला, right to consumer education old act में, ये जो है राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, ये न्यू एक्ट में जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ओल्ड एक्ट में इसका राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, सिमिलर चीज है। अच्छा, एजुकेशन से भी तो अवेयरनेस लाते हैं। एजुकेशन का मतलब ये नहीं क्लास में बैठा के पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अखबार में ऐड दे रही गवर्नमेंट कि आपको एज ए कंज्यूमर क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए वाइल बाइंग अ प्रोडक्ट या अवेलिंग एनी सर्विस है, या एज ए कंज्यूमर आपके क्या क्या राइट्स हैं, क्या एजुकेट कर रही है या उनको अवेयर कर रही है अबाउट देयर राइट्स। तो मोर लेस सिमिलर थिंग्स आर देयर। अवेयरनेस थोड़ा और वाइड हो गया किसी भी तरीके से आपको, तो गवर्नमेंट इस अधिकार देने के लिए बहुत सारी चीजें करती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है। टीवी में कोई प्रोग्राम आपको प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो, टीवी में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, लोगों को बताया जा रहा है एज ए कंज्यूमर आपके क्या राइट्स हैं, एज ए बायर ऑफ गुड्स आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अखबारों में ऐड आ रहे हैं, दीज आर ऑल बेसिकली क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमंग्स द कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स एंड कंज्यूमर एजुकेशन बोल सकते हैं। ओल्ड एक्ट में कंज्यूमर एजुकेशन बोल रहे थे, यहाँ कंज्यूमर अवेयरनेस बोल रहे हैं। तो वही 6 राइट्स हैं एंड this law seeks to promote and protect these rights, and these are technically एक नाम से consumer rights। next दे रहा है definition defect, ये definition भी सेम है जो ओल्ड एक्ट में थी। defect means any fault, defect किस context में, in the context of goods। defect means any fault, imperfection, shortcoming, ठीक है। किस चीज में फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग इन द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी और स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अंडर एनी लॉ, अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट, देन दैट काइंड ऑफ डिफेक्ट मीन्स एनी फॉल्ट, imperfection, shortcoming, fault, imperfect, shortcoming। किसी में faults, imperfect, shortcoming in the quality, quantity, purity और standard of goods। किसी में fault, imperfect, shortcoming क्वालिटी में, क्वांटिटी में, प्योरिटी में, स्टैंडर्ड। कौन सी क्वालिटी, क्वांटिटी which were required to maintain either as per some law or as per some contract between the buyer and seller। बायर सेलर के बीच में क्वांटिटी साहब क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वांटिटी, क्या प्योरिटी, कैसा, उसमें वो वैसा नहीं है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ था, या लॉ में कोई रिक्वायरमेंट है कि साहब क्या क्वालिटी क्वांटिटी, वैसा नहीं है, देन वी से दैट डिफेक्ट इन गुड्स। अच्छा, डज इट रियली लीड टू द क्लेम बाय द बायर अगेंस्ट द सेलर। अच्छा, अभी डेफिनेशन में कंप्लेंट की डेफिनेशन पढ़ा था कि साहब जो गुड्स ने परचेज के गुड्स में दे आर सफरिंग फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट, क्या उस ग्राउंड पर कंप्लेंट कर सकता है बायर एंड द गुड्स का जो बायर है क्या वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर डेफिनेशन था एनी पर्सन हु बायज द गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, वो कंज्यूमर। कंज्यूमर डेफिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट में आ रहा था, कंप्लेनेंट की डेफिनेशन में कंज्यूमर आती है। इसका मतलब क्या है, आप गुड्स परचेज कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन और गुड्स में डिफेक्ट है। डिफेक्ट का मतलब वो क्वालिटी या क्वांटिटी या प्योरिटी स्टैंडर्ड में कुछ कमी है, फॉल्ट है, इम्परफेक्शन, वो क्वालिटी क्वांटिटी जो लॉ के हिसाब से होना चाहिए या एज पर कॉन्ट्रैक्ट। उस केस में जो गुड्स का बायर है क्या वो टेक्निकली कंज्यूमर है फॉर कंसिडरेशन, कंज्यूमर जो कंप्लेनेंट है। और क्या इस ग्राउंड पे कंप्लेंट कर सकते, कंप्लेंट की डेफिनेशन में आया था कि जो गुड्स वो बाय किया या एग्री टू बाय सफर फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट, एंड इस ग्राउंड पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज डेफिशिएंसी, दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज। ये भी मोर लेस सेम ही है जो आपके ओल्ड एक्ट में थी। डेफिशिएंसी मीन्स एनी काइंड ऑफ फॉल्ट, imperfection, shortcoming किसी में इन द क्वालिटी ऑफ सर्विस। सर्विस में क्वांटिटी कंसेप्ट होता नहीं है,
मैनर ऑफ परफॉर्मेंस, अच्छा सर्विस में क्या मैनर ऑफ परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है? नेचर ऑफ सर्विस, deficiency means any kind of fault, imperfection, shortcoming in the quality, manner of performance or nature. What kind of quality or manner of performance or nature as which are required to maintain, वो quality जो maintain होनी चाहिए थी, या manner of performance maintain होनी चाहिए, या nature से maintain as per the law और as per contract between the parties. लॉ के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, जो मैनर ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, जो नेचर ऑफ सर्विस, उसमें कोई कमी है, देन वी से देयर इज डेफिशिएंट सर्विस. इसके अलावा एक चीज और रखा है, द टर्म डेफिशिएंसी सर्विस आल्सो इंक्लूड्स, क्या देखिए, एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस और ओमिशन और कमीशन बाय सच पर्सन हु कॉजेज और लॉस और इंजरी टू द कंज्यूमर. एक चीज बताइए, जो सर्विस प्रोवाइडर है अगर वो नेग्लिजेंट है, जो उसे ध्यान रखना चाहिए वो ध्यान नहीं रख रहा, या वो कोई ओमिट करता है, जो उसका ड्यूटी है कि वो काम करना चाहिए उसने नहीं किया, या वो जो चीज उसे नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, कमीशन. ओमिशन मीन यू आर नॉट डूइंग समथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू डू. कमीशन मीन्स यू आर डूइंग समथिंग विच यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू, ठीक है, बाय सच पर्सन, जिससे कि कंज्यूमर को कोई नुकसान हो रहा है, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेफिशिएंसी सर्विस. इट मीन if there is kind of negligence on the part of service provider, or he omits to do something which he is supposed to do, or he does something which he is not supposed to, which causes the harm or loss or injury to the consumer, then this kind of negligence or omission or commission on the part of service provider will also be considered to be deficiency on the part of service provider. दूसरा, और and deliberate withholding of relevant information by such person to consumer. कई बार क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, कई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंज्यूमर को लिए जानना बहुत जरूरी है, उसको डेलिबरेटली विथ होल्ड कर लेता, बताता नहीं है. कहते हैं उसको पता है कि ये पता लग जाएगा तो हो सकता है वो मेरे से सर्विस अवेल नहीं करेगा. क्या इस तरह की चीज आप अगर डेलिबरेटली कर रहे हैं, डोंट यू थिंक अल्टीमेटली यू आर कॉजिंग द लॉस, एंड दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी टाइप ऑफ द डेफिशिएंट सर्विस ऑन द पार्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर. अगर आप ऐसा कर रहे हैं जिससे कि, एंड दैट इज अगेन नथिंग बट अ टाइप ऑफ द डेफिशिएंट सर्विस. अच्छा, कह सकते हैं इसमें अगर deliberately service provider is trying to withhold and withhold such information which he is supposed to disclose to the consumer, and if withholding that information, क्या कह सकते हैं, he is not allowing the consumer to take a well informed decision. कहीं ना कहीं कंज्यूमर को वेल इन्फॉर्म डिसीजन लेने में आप मदद नहीं कर रहे हैं. और हमेशा हम बोलते हैं कभी भी कोई आपके रिस्पेक्ट में कोई डिसीजन लेता है, यू शुड अलाउ दैट पर्सन टू टेक अ वेल इन्फॉर्म डिसीजन. इज दैट क्लियर? जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, कि एक बच्चा मान लिया हमारे वीडियो लेक्चर्स परचेज कर रहा है, और वो वीडियो लेक्चर मान लिया हमने दिसंबर 2020 एग्जाम के लिए रिकॉर्ड किए थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और वो जून 2021 एग्जाम के लिए परचेज कर रहा है, और हमने उसको ये बताया ही नहीं कि साहब ये, और जानबूझ के इन्फॉर्मेशन विथहोल्ड कर ली. अच्छा, हम उसको बता दें कि हमने दिसंबर 2020 के लिए रिकॉर्ड किया था, लेकिन जून 2021 उस 6 महीने के पीरियड में जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं वो अमेंडमेंट्स हम अलग से प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन बेसिकली आपको रिकॉर्ड हमने दिसंबर 2020 के लिए किए थे. हाँ, उसमें 30 जून 2020 तक अपडेशन से उसे अगले 6 महीने के 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 जो कि जून 2021 एग्जाम में रेलेवेंट एप्लीकेबल होंगे, वो अमेंडमेंट्स हम अलग से देंगे. तो हमने ऐसा करके, लेकिन मान लिया ये बात हमने बताई नहीं, विथहोल्ड कर ली इन्फॉर्मेशन, और सामने वाले इस इंप्रेशन में लेकिन सारा ये अप टू डेट है, आपको अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है. क्या कहीं ना कहीं ऑल्सो काइंड ऑफ डेफिशिएंसी सर्विस, ऑल्सो काइंड ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस. Next is that is direct selling. अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग में क्या कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती. जैसे आप कह सकते हैं एमवे जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वगैरह में होते हैं, क्या उनका नेटवर्क ऑफ सेलर्स होते हैं, उसके दो प्रोडक्ट को बेचते हैं, जैसे एक ने दूसरे को बेचा, उसे मतलब एक नेटवर्क बना देते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप बनाते हैं कि साहब मेरे अंदर 10 बंदे हैं वो बेच रहे हैं, उसके हर एक के नीचे फिर 10 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, समथिंग लाइक दैट. मतलब ऐसा कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई शोरूम नहीं है, कोई शॉप नहीं है जहाँ पे प्रोडक्ट बिक रहा है. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग. कि आज के दिन से बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं जो अपना कोई देखो फिजिकल सेटअप लगाने का मतलब ह्यूज कॉस्ट ही है. तो आजकल ऐसे बहुत सारे बिजनेस जिसमें कोई आपको कोई सेटअप नहीं लगा रहा है किसी ने आपको, ठीक है, एंड उनका नेटवर्क ऑफ सेलर उसके थ्रू प्रोडक्ट, दैट काइंड ऑफ सेलिंग इज डायरेक्ट सेलिंग. क्या इस तरह के ट्रांजेक्शन में जैसे जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो उनसे जो बाय कर रहे हैं क्या वो भी कंज्यूमर है? अभी कंज्यूमर के डेफिनेशन में आया ना, कंज्यूमर व्हेन यू बाय द गुड्स इट इंक्लूड्स ऑफलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ठीक है, थ्रू ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग बताया था ना, ठीक है. तो जैसे
अब जब इसका बेस्ट एग्जांपल एमवे, आप सुनो एमवे, जो एमवे के थ्रू जो न्यूट्रलाइट के सुना हुआ, न्यूट्रलाइट कंपनी के प्रोडक्ट बिकते हैं। एमवे तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्चुअली कंसेप्ट को डेवलप, और उसके थ्रू आपको जो आपकी न्यूट्रलाइट कंपनी के प्रोडक्ट बिकते हैं। तो उस केस में आपने सुना होगा साहब, वो पूरा नेटवर्क ऑफ सेलर बना हुआ, उसके थ्रू कोई ऐसा कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई शोरूम नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है जहां पर प्रोडक्ट बिक रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन सर्विसेज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सेलर्स अदर देन थ्रू अ परमानेंट रिटेल लोकेशन। कोई परमानेंट रिटेल लोकेशन है कि यहाँ पे आकर गुड्स खरीदना है, सर्विस, ऐसा नहीं है। उसको छोड़ के आप नेटवर्क ऑफ सेलर के थ्रू गुड्स बेच रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, देन दैट काइंड ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। एंड इस तरह के बिजनेस में जो बायर होते हैं, जो सर्विस अवेलर होते हैं, क्या वो भी कंज्यूमर है? यस, कंज्यूमर के डेफिनेशन में आया था साहब, वो भी कंज्यूमर है। अब ये नए कंसेप्ट है, ओल्ड एक्ट में सब चीज थी नहीं। नेक्स्ट ई कॉमर्स, ये भी नया कंसेप्ट, ओल्ड एक्ट में था ही नहीं। अच्छा, आज के दिन जो फ्लिपकार्ट, अमेजन जो बिजनेस कर रहे हैं थ्रू द ऑनलाइन ऑल दैट, क्या सब ई कॉमर्स है? अच्छा, अगेन ओल्ड एक्ट में सब चीज नहीं थी, बताया था साहब, न्यू एक्ट में सब चीज अभी जब डाला है तो उसके हिसाब से डेफिनेशन भी आएगी। अच्छा, ई कॉमर्स के थ्रू पता नहीं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड ऑल दैट, क्या ये भी इसके थ्रू जो लोग गुड्स बाय कर रहे हैं या सर्विस अवेल कर रहे हैं, क्या वो भी कंज्यूमर है? यस। तो क्या लिखा हुआ, ई कॉमर्स मीन्स, यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। क्या बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट भी आते हैं ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। वही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क क्या है? बेसिकली इट्स अ फ्लिपकार्ट वेबसाइट, अमेजन वेबसाइट, इस तरह की और भी डिफरेंट है। इस तरह के प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं या सर्विस अवेल कर रहे हैं, दैट्स अ बिजनेस इज द ई कॉमर्स बिजनेस। एंड इस तरीके से जो बाय कर रहे हैं, क्या वो भी, या सर्विस अवेल कर रहे हैं, क्या वो भी कंज्यूमर? यस। एंड अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, कैन दे क्लेम द रेमेडी? यस, डेफिनेटली दे कैन क्लेम द रेमेडी अंडर दिस एक्ट। कि कंज्यूमर के डेफिनेशन में आता है कि साहब, buys any goods or avail any service includes offline transaction, online transaction through e-commerce, digital direct selling, multi level marketing, वो सब लिखा होता है। इसका तो सब चीज कवर्ड है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, ई कॉमर्स बिजनेस का नाम है और उस बिजनेस में जो पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू डिफरेंट सेलर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर? अच्छा, अमेजोन जो काम कर रहा है या फ्लिपकार्ट जो काम, वो ई कॉमर्स बिजनेस है, और उस बिजनेस में क्या अमेजोन या फ्लिपकार्ट का इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके क्या डिफरेंट सेलर्स अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो इसका मतलब वो बिजनेस जो जिस मॉडल में हो रहा था ई कॉमर्स बिजनेस, और उस बिजनेस को प्रोवाइड करने वाला, मतलब उस बिजनेस के लिए जो फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाला, दैट द ऑर्गेनाइजेशन को इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जाम्पल, electronic service provider means a person who provide technologies or processes, for example, to enable a product seller to engage in advertising or selling goods or services to a consumer, and includes any online marketplace or online auction sites. आजकल कहते हैं बहुत सारे ऑक्शन साइट जहाँ पे प्रोडक्ट से ऑक्शन होता है, ठीक है, या ऑनलाइन सेल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, एंड या कोई भी टेक्नोलॉजी या प्रोसेस प्रोवाइड करा जिसके थ्रू लोग अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, देन दैट जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट डेफिनेशन, इंडोर्समेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इन द बिगिनिंग ऑफ टुडेज लेक्चर कि साहब, जो प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दी जाती है और एडवर्टीजमेंट में जो प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर वगैरह हैं, अगर प्रोडक्ट में कोई कमी हुई तो क्या वो इंडोर्सर भी लायबल होगा? तो इंडोर्सर, तो उस काइंड से, उस पॉइंट से क्या इंडोर्समेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है? देखिए लिखा, इंडोर्समेंट इन रिलेशन टू एनी एडवर्टीजमेंट मीन्स एनी मैसेज, verbal statement, demonstration or depiction of the name, signature, likeness or other identifiable personal characters of individual, depiction of the name or seal of an institution, organization। ये ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो लिखा उसको अलग कर लेना, 3 पॉइंट के साथ वो कॉमन है, फर्स्ट 3 पॉइंट और उसके बाद जो लिखा ऑर्गेनाइजेशन के बाद का जो मैटर है जो मैं पढ़ रहा हूं वो तीनों के लिए कॉमन है। which makes the consumer to believe that it reflects the opinion, finding, experience of the person। make देखिए क्या मतलब है, मान लिया कोई प्रोडक्ट है और कोई ए है जो इस प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर है या जो इस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो कहते हैं वो इंडोर्सर है और इस प्रोडक्ट को इंडोर्समेंट कर रहा है। लेकिन इंडोर्समेंट का इन रिलेशन एडवर्टीजमेंट को, एडवर्टीजमेंट में आए ना, एडवर्टीजमेंट में मीन्स एनी मैसेज,
वर्बल स्टेटमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, वो बोल रहा है वर्बल स्टेटमेंट या कोई मैसेज दे रहा है, होता ना, प्रिंटेड होता प्रोडक्ट के ऊपर कि साहब उस बंदे का कुछ आपको, ठीक है। डिपिक्शन ऑफ द नेम, उसका नाम है, उसके कई बार होता है साहब, जैसे आजकल जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स के सामान आता है जिसमें किसी प्लेयर के सिग्नेचर होते हैं, क्या वो आपको इसका मतलब कि एक तरह से उस प्रोडक्ट को इंडोर्स वो प्लेयर कर रहा है, चाहे विराट कोहली का सिग्नेचर है, सचिन तेंदुलकर सिग्नेचर है। डिपिक्शन ऑफ द नेम, उसका नाम है, सिग्नेचर, या ऐसी चीजें जिससे कि हम रिलेट कर सके साहब इस प्रोडक्ट को ये बंदा इंडोर्स कर रहा है। डिपिक्शन ऑफ द नेम और सील, कोई इंस्टीट्यूशन का है कि साहब, जैसे होता है ना कई बार कि साहब ये हॉल, जैसे गोल्ड है साहब, ये गोल्ड हॉल मार्क्ड है, ठीक है, या आपको कोई सर्टिफिकेट लगाओगे साहब, जब पता है जेन्युइनिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये सब इंडोर्समेंट है। विच मेक्स, अच्छा देखिए, ये तीनों चीजें कुछ भी, चाहे तो कोई मैसेज है, वर्बल स्टेटमेंट, या उसका कोई नाम आ रहा है, या उसका सिग्नेचर आ रहा है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन आ रहा है कि साहब ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ऑथेंटिकेट किया प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है। विच मेक्स द, अच्छा, जिसकी वजह कंज्यूमर क्या बिलीव कर रहा है, विच मेक्स द कंज्यूमर बिलीव दैट इट रिफ्लेक्ट्स द ओपिनियन, फाइंडिंग और एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन मेकिंग, मतलब जो भी ये इंडोर्समेंट कर रहा है, जिसका नाम, चाहे वो इंडिविजुअल का नाम आ रहा है या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम आ रहा है, जैसे इंस्टीट्यूशन ने किया इस प्रोडक्ट में सर्टेन क्वालिटी है, ये गोल्ड हॉलमार्क्ड है, या जो भी, या आजकल देखते हो इलेक्ट्रिकल गुड्स में तो आईएसआई मार्क्ड है। इस आईएसआई मार्किंग जिस ऑर्गेनाइजेशन ने की है, वो एक्चुअली क्या कंज्यूमर को ये बिलीव दिलवा रहा है कि साहब इसमें एक सर्टेन क्वालिटी है, ये सुनो, तो उस सबको इंडोर्समेंट बोलेंगे। अच्छा, जब इसको इंडोर्समेंट बोलेंगे तो जो इंडोर्समेंट करने वाला क्या, वो इंडोर्सर है। अच्छा, उस प्रोडक्ट में अगर वो चीज नहीं है जो आप बता रहे हैं, अब कल के दिन प्रोडक्ट में कोई कमी निकल आई, कोई डिफेक्ट निकल आया, या प्रोडक्ट के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, या वो क्वालिटी नहीं जो आप इंडोर्समेंट में बता रहे हैं, क्या उस केस में क्या वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट सेलर तो लायबल हो गई, साथ में क्या इंडोर्सर भी लायबल होगा, जिसने भी उसको इंडोर्स किया है, जो भी उसका इंडोर्समेंट का पार्ट था, ये सुनो। तो उस पॉइंट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडोर्समेंट। एक्सप्रेस वारंटी, बहुत सिंपल सी बात है, आप किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कुछ स्टेटमेंट देते हैं कि साहब इसमें ये क्वालिटी ये, और क्या वो एक्सप्रेस वारंटी आप दे रहे हैं। अच्छा, अगर कल के दिन उसमें वो नहीं है, क्या उसके बेसिस पे क्या क्लेम बना सकते हैं। देखिए लिखा एक्सप्रेस वारंटी, एक्सप्रेस वारंटी मीन्स एनी मटेरियल स्टेटमेंट, अफर्मेशन ऑफ फैक्ट, प्रॉमिस और डिस्क्रिप्शन रिलेटिंग टू प्रोडक्ट और सर्विस, वारंटिंग दैट, जिससे आप एक कंफर्मेशन दे रहे हैं दैट इट कंफर्म्स टू सर्टेन मटेरियल स्टेटमेंट, अफर्मेशन, प्रॉमिस और डिस्क्रिप्शन, मतलब आप एक प्रोडक्ट के बारे में बताया कि साहब इसमें एक क्वालिटी है, और जो आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ कि साहब ये प्रोडक्ट इतने लाइफ है इसकी, कुछ भी, या प्रोडक्ट की सर्टेन क्वालिटी है, या प्रोडक्ट इतने टाइम चलेगा, कुछ भी, ठीक है। अगर आपने कोई स्टेटमेंट दे रखा जिससे लोग ये मान रहे कि ऐसा है, एंड इंक्लूड्स एनी सैंपल और मॉडल ऑफ प्रोडक्ट, वारंटिंग दैट द होल ऑफ सच प्रोडक्ट कन्फर्म्स टू सच सुपर सैंपल और मॉडल। कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट के सैंपल, जैसे कई बार लोग डेमो दिखाते हैं, चाहे प्रोडक्ट लेने से पहले साहब ये प्रोडक्ट, पर डेमो आपने दिखाया कुछ और दिया प्रोडक्ट कुछ और, क्या गड़बड़ है, ये सुनो। या कई बजे आप कोई फ्लैट खरीदने जाते हैं तो फ्लैट के सैंपल फ्लैट बने होते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदने लोग प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं कि साहब ये, तो इसका मतलब जो आप डेमो में दिखा रहे हैं क्या वो वारंटी है कि साहब ये ऐसा ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा, या प्रोडक्ट की भी वही क्वालिटी को जो आप डेमो में दिखा रहे हैं या सैंपल में दिखा रहे हैं, एंड दैट इज एक्सप्रेस वारंटी। अच्छा, एक्सप्रेस वारंटी का यूज क्या है, जो चीजें में जो एक्सप्रेस वारंटी का पार्ट है बाय द सेलर ऑफ गुड्स और बाय द सर्विस प्रोवाइडर, कल के दिन वैसी चीजें अगर प्रोडक्ट में नहीं पाएगी, सर्विस में नहीं पाएगी, क्या कैन इट बिकम अ ग्राउंड फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट। यस, डेफिनेटली इट कैन बिकम ग्राउंड फॉर फाइलिंग कंप्लेंट। नेक्स्ट है गुड्स की डेफिनेशन। गुड्स की डेफिनेशन देख क्या दे रखी है, गुड्स मीन्स every kind of movable property, every movable property is the goods, and also include food as defined under Food Safety and Standards Act 2006 under section 3 subsection 1 clause J, मतलब सेक्शन 3(1)J ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, उसके अंदर जो फूड दे रखा है, फूड की डेफिनेशन, वो भी यहाँ गुड्स है। अच्छा, ओल्ड एक्ट में ऐसा नहीं था, ओल्ड एक्ट में खाली कहता गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ लिख रहा है गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल, वो तो है ही है। इसके अलावा गुड्स के अंदर फूड भी कवर्ड है। कौन फूड का मतलब कहां से लेना है, फ्रॉम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, वहां से लेना है। इसका तो उसके हिसाब से, जैसे आज के दिन जैसे लोग आजकल, आज क्यों इंक्लूड किया, उसका रीजन में समझा देता हूँ। ओल्ड एक्ट में लिखा था गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल, बस। आजकल क्या बहुत सारे लोग ऑनलाइन खाने पीने की चीज, जैसे स्विगी के थ्रू, जोमेटो के थ्रू, क्या खाने पीने की चीजें मंगाते हैं। अच्छा, उसमें कोई कमी अगर हो जाए, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो ओल्ड एक्ट में इस तरह की चीजों के लिए प्रोविजन, मतलब वो गुड्स में नहीं कवर होता था ओल्ड एक्ट में। क्यों लिखा था ओल्ड एक्ट में, लिखा गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बस, उसमें फूड नहीं। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में ओल्ड एक्ट आपको रेमेडी देता ही नहीं। आपने स्विगी के थ्रू कुछ सामान मंगाया, जोमेटो के थ्रू कुछ सामान मंगाया खाने पीने का, और उसमें कोई कमी हो जाए,
लिंक या नया एक्ट में आपको रेमेडी मिल सकती है, बिकॉज नाउ दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन द डेफिनेशन, मतलब गुड्स में फूड आइटम भी कवर्ड है। फूड का मतलब कहां से लेना है, फ्रॉम द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, वहां से। और फूड भी कवर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसमें कोई कमी हुई, कह सकते हैं डिफेक्ट इन गुड्स, और डिफेक्ट इन गुड्स के ग्राउंड पे क्या आप बायर एज ए कंज्यूमर क्या आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, यस। तो ये इसलिए डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज किया गया, एंड गुड्स के डेफिनेशन में आप फूड को भी कवर कर दिया, मोबाइल प्रॉपर्टी तो है ही है, साथ में फूड को भी कवर कर दिया। प्रोडक्ट लायबिलिटी में पहले बता चुका हूं। अच्छा, अगर आपको प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो उसके लिए क्या बायर ऑफ द गुड्स कैन ही फाइल अ कंप्लेंट क्लेमिंग द कंपनसेशन अंडर दिस एक्ट अगेंस्ट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, अगेंस्ट द प्रोडक्ट सेलर, अगेंस्ट द प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, एंड दिस काइंड ऑफ लायबिलिटी जो उनकी अराइज हो सकती है कि जब आप ये कंप्लेंट फाइल करेंगे, दैट लायबिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्ट लायबिलिटी। इट मीन्स अगर प्रोडक्ट में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और वो प्रोडक्ट आपने बेच दिए हैं, तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की, प्रोडक्ट सेलर की, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर की जो लायबिलिटी जो आप कंपनी उनके अगेंस्ट क्लेम कर, आप तो कंपनी क्लेम करेंगे और उनकी लायबिलिटी, दैट लायबिलिटी इज टेक्निकली कॉल्ड प्रोडक्ट लायबिलिटी। बता दें, इससे रिलेटेड पूरा टॉपिक लास्ट में हम चैप्टर में लास्ट में डिस्कस करेंगे, ये नई चीज है, ओल्ड एक्ट में कंसेप्ट नहीं था। प्रोडक्ट लायबिलिटी मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट सेलर ऑफ एनी प्रोडक्ट सर्विस टू कंपनसेट, किसको कंपनसेट करेंगे, उस प्रोडक्ट बायर को, फॉर एनी हार्म कॉज टू अ कंज्यूमर by such defective product manufactured or sold by or by defective service relating, मतलब उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट को जो आपने मैन्युफैक्चर किया है या सेल किया है, उस कारण से जो नुकसान कंज्यूमर को हुआ है, उसके लिए वो आपसे कंपनी क्लेम कर रहा है, और वो कंपनी क्लेम करता है, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पे करना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड प्रोडक्ट लायबिलिटी, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड प्रोडक्ट लायबिलिटी। नेक्स्ट हम देखा रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ये ओल्ड एक्ट में भी डेफिनेशन थी, सेम डेफिनेशन है, इट इज द सेम डेफिनेशन जो ओल्ड एक्ट में भी थी, आरटीपी। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, क्या कंप्लेंट की डेफिनेशन में आया था कि दैट ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर अडॉप्टेड एनी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। देखिए क्या डेफिनेशन, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिस which tends to bring about manipulation in prices और कंडीशन कंडीशन ऑफ डिलीवरी, मतलब कोई ट्रेड प्रैक्टिस जो कि मैनिपुलेट कर रहा है, किसमें, इन प्राइस और कंडीशन डिलीवरी, और विच अफेक्ट द, इसको ऐसा कर लिए, विच ऐसे मैनिपुलेशन इन प्राइसेस और कंडीशन डिलीवरी, और विच अफेक्ट द फ्लो ऑफ सप्लाईज इन द मार्केट, किसी सप्लाई, गुड्स और सर्विसेज। अच्छा देखिएगा, किसी गुड्स और सर्विस की सप्लाई को अगर आप गलत तरीके से कंट्रोल करेंगे, डिमांड सप्लाई की वजह जानबूझ गैप बना दें, क्या प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, क्या सर्विसेज महंगी हो जाएगी, क्या उसकी वजह कंज्यूमर के ऊपर अनजस्टिफाइड कॉस्ट आ जाएगा, उसे महंगी चीज खरीदनी पड़ेगी आपको। अच्छा सुनाओ, कई बार किसी मार्केट में कोई सामान की कमी हो जाती है, उस समय क्या होता है, लोग और ज्यादा होर्डिंग कर लेते हैं और इकट्ठा मार्केट में निकालते नहीं है, और सेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, और रेट जब बढ़ जाएगा, जब डिमांड सप्लाई गैप और बढ़ जाएगा, फिर बेचते हैं, कैसे कंज्यूमर के ऊपर अनजस्टिफाइड कॉस्ट आ रही है, एंड ये गलत है ना, ये एक्चुअली अलाउड थोड़ी था जो लोग इलीगल होर्डिंग। अच्छा वैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है, आपने सुना कई सारी मेडिसिन जो मार्केट में मिल नहीं रही, कुछ तो कमी वैसे है, कुछ कमी लोगों ने कर दी है, अब बाद में ब्लैक में अनाप शनाप रेट पे बेच रहे हैं, क्या ये भी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू डू अ मैनिपुलेशन इन प्राइस, और यू आर ट्राइंग टू अफेक्ट द फ्लो ऑफ सप्लाई द मार्केट गुड सर्विसेज, जिससे कि अनजस्टिफाइड कॉस्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन द कंज्यूमर आ रही है। एंड इसके अलावा आरटीबी में क्या इंक्लूड, एंड शेल ऑल्सो इंक्लूड डिले बियॉन्ड द पीरियड एग्रीड टू बाय ट्रेडर इन सप्लाई। जैसे मान लिया ट्रेडर ने, जैसे मान लिया ए ने बी को गुड्स बेचने की बात की या सर्विस रेंडर करने की बात की, लेकिन उसको देने में इतना डिले कर दिया जिससे इन द मीन वाइल गुड्स के रेट बहुत बढ़ गए या सर्विस के प्राइस बहुत बढ़ गए, क्या इसका भी गैर इफेक्ट आपको बायर पे पड़ रहा है, उससे अब महंगी चीज खरीदनी पड़ रही है, जानबूझ के आपने डिले कर दिया जिससे कि सामने वाले को ज्यादा पैसे दे। अच्छा वो तो ज्यादा, अच्छा वो तो आपको ज्यादा पैसे देगा, देना पड़ेगा उसे, बट अल्टीमेट नुकसान कंज्यूमर को हो रहा है। तो बोले साहब अगर ट्रेडर ऑफ गुड्स या सर्विस प्रोवाइडर डिले कर देता है बियॉन्ड द पीरियड एग्रीड
कि जैसे उसने बोला था मैंने आप किसी चीज़ के लिए आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये गुड्स तो बोला से मैं 15 दिन में आपको दे दूंगा। अच्छा उसने 15 दिन के बजाय 2 महीने लगा दिए। इन द मीन वाइल गुड्स के प्राइस बढ़ गए, अब हायर प्राइस पर वो खरीदने पड़ रहे हैं। क्या ये भी आरटीपी है? नेक्स्ट ये बोला है कई बार क्या होता है साहब, गुड्स के जो ट्रेडर होते हैं, सेलर होते हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर कई बार कंडीशन लगाते हैं कि साहब इस गुड्स के साथ दूसरा गुड्स भी खरीदना पड़ेगा। मतलब इसको बोलते हैं टाई अप सेल्स, इसको टेक्निकली बोलते हैं। ये आपका उसमें भी आया था, कॉम्पिटिशन एक्ट में भी आया हुआ टाई अप सेल्स। एक चीज बेचने के लिए साथ में दूसरी ये मैंडेटरी, इसके बिना ये नहीं मिलेगी। इस तरह की कंडीशन अगर सेलर लगा रहा अगेंस्ट द बायर, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनी ट्रेड प्रैक्टिस विच रिक्वायर्स, पहला पॉइंट पढ़ते हैं जो मैंने पहले बता दिया, एंड आरटीपी शैल ऑल्सो इंक्लूड delay beyond the period agreed to by trader in supply of such goods or in providing the services which are late or likely to lead to rise in the price। ठीक है। दूसरा, and any trade practice which requires a consumer to buy, hire or avail of any goods or as the case with services as a condition precedent to the buying or hiring of services or other goods or services। मतलब आपको कोई और गुड्स सर्विसेज खरीदने या सर्विस हायर करनी, उसके चक्कर में बोला कि इसके लिए दूसरा भी गुड्स खरीदना पड़ेगा, टाई अप सेल्स। इस तरह की कंडीशन अगर ट्रेडर आप पे लगा रहा है, then it is also restrictive trade practice, गलत है। and why he should not compel you कि साहब इसके साथ दूसरी गुड्स भी खरीदने पड़ेंगे या दूसरी सर्विसेज अवेल करनी पड़ेगी, he cannot compel you like this, and ये गलत है। आगे देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ सर्विस। ये डेफिनेशन सेम है जो ओल्ड एक्ट में थी, एग्जैक्टली सेम है। सर्विस मीन्स सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन विच इज मेड अवेलेबल टू पोटेंशियल यूजर्स and includes so many services but not restricted to, मतलब जो लिस्ट दे रखी है वो तो है, बट इसके अलावा और भी कोई भी चीज़ जो पोटेंशियल यूजर यूज कर सकता है और कोई से प्रोवाइड कर सकता है, वो सब सर्विस है। लेकिन दो चीज़ें सर्विस के दायरे में नहीं आती, बट shall not include the rendering of service under a contract of per service, but does not include two types of things. Number one, रेंडिंग ऑफ सर्विस फ्री ऑफ चार्ज। उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा अगर बी को कोई सर्विस फ्री में दे रहा है, इसका मतलब बी टेक्निकली कंज्यूमर भी नहीं है। क्यों? कंज्यूमर के डिफिनेशन में क्या था? हु अवेल्स द सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। अच्छा फ्री ऑफ चार्ज वाले को अगर हम सर्विस मान लेंगे तो जो सर्विस अवेल करा फिर वो कंज्यूमर भी हो जाएगा। विल इट कॉन्ट्राडिक्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर? कि डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर में आ रहा था कि साहब जो सर्विस अवेल करा फॉर अ कंसिडरेशन, इसलिए हमने वहां बोला कि कंसिडरेशन के साथ जो सर्विस अवेल कर रहा है वो कंज्यूमर है। और यहाँ बोल रहे हैं कि साहब फ्री ऑफ चार्ज अगर कोई सर्विस मिल रही है आपको तो उस केस में सर्विस ही नहीं है। इसका मतलब इस एक्ट के दायरे में अगर सर्विस में कोई कमी भी है, डेफिशिएंसी भी है, तो इस एक्ट के प्रोविजन का इस्तेमाल करके आपको रेमेडी, क्योंकि उसके लिए आप कंप्लेनेंट ही नहीं बन पाएंगे और यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम द रेमेडी अंडर दिस एक्ट। दूसरा, सर्विस में और क्या इंक्लूड नहीं है? द टर्म सर्विस डज नॉट इंक्लूड, ये सब ओल्ड एक्ट में एग्जैक्टली सेम ही है। रेंडरिंग ऑफ सर्विस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस। अगर सर्विस को रेंडर हो रही है अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस तो उस सर्विस के रेस्पेक्ट में इस एक्ट के अंदर रेमेडी नहीं मिलेगी, उसे टेक्निकली इस एक्ट में सर्विस नहीं माना जाएगा इस एक्ट में। अच्छा मेन कहने से सर्विस बीइंग रेंडर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस कब बोलते हैं? जब सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस अवेलर, सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपका सर्वेंट है और सर्विस अवेलर मास्टर। सर्वेंट मास्टर का मतलब ये नहीं कि साहब कि कोई मेड और उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सर्वेंट मास्टर मतलब बेसिकली कंट्रोल है। ये सर्विस अवेलर पूरा कंट्रोल ऑन सर्विस प्रोवाइडर, ये इसे कंट्रोल कर रहा है, उसके हिसाब से काम कर रहा है। तो उसके केस में बोलते हैं कौन सा सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड बाय दिस पर्सन टू अदर पर्सन अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सर्विस। जब मास्टर सर्वेंट रिलेशन, मास्टर कौन? सर्विस अवेलर, और आपको सर्वेंट कौन? सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जांपल एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो आपका एम्प्लॉयर कौन है? कंपनी। तो वहां आपको काम कर रहे हैं तो वहां भी तो आप एक सर्विस ही दे रहे हैं कंपनी को। यू आर सर्विस प्रोवाइडर एंड कंपनी इज अ सर्विस अवेलर। अच्छा उस केस में क्या मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है? यस, कंपनी आपकी एम्प्लॉयर है। क्या जैसे आपकी कंपनी का मतलब आर्टिफिशियल पर्सन, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे आपको बोलेंगे क्या उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। इसे तो बोलते हैं जॉब में इंडिपेंडेंस नहीं होती। जॉब में जैसे आपको एम्प्लॉयर बोलेगा आपको चाहे जो भी लगे लेकिन एम्प्लॉयर के हिसाब से चलना पड़ेगा। बिकॉज मास्टर सर्विस तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं बट दैट सर्विस विल बी प्रोवाइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस बिकॉज मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप है।
तो ऐसी टाइप की जो सर्विस ऑफ रेंडर होती है अंडर कॉन्ट्रैक्ट, वो टेक्निकली इस एक्ट में सर्विस में कवर नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो ये अच्छा अगर हम कवर करेंगे तो कौन किसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेगा टू क्लेम द रेमेडी? सर्विस अवेलेबल अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन लॉ बोलेगा साहब आप कैसे रेमेडी, क्योंकि आप देखिए आप मास्टर हैं, ये सर्वेंट है, आप कंट्रोल करें, आप जैसे चाहेंगे वैसे कराएंगे, ठीक है, इसलिए आप कैसे बोल सकते हैं ये सर्विस सही ढंग से नहीं दे रहा, ये लॉ, ठीक है। हाँ, वो दूसरा इश्यू, अगर जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, हाँ, उस ग्राउंड पे आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये सही ढंग से सर्विस नहीं दे रहा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस बना के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं या और लॉ में जाते हैं। लेकिन इस एक्ट में रेमेडी नहीं मिलेगी अगर द सर्विस बीइंग रेंडर अंडर, लेकिन अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर सर्विस, सेम ओल्ड एक्ट में भी था। अच्छा, लेकिन ये बोलते हैं रेंडरिंग ऑफ सर्विस अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ है और एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ है, जिस ये वाली तो कवर्ड नहीं है, लेकिन एक होता है रेंडरिंग ऑफ सर्विस अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस। वहां पे सर्विस प्रोवाइडर सर्विस अवेलेबल मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं होता। अच्छा, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं होता तो क्या उस केस में आपको, अगर सर्विस प्रोवाइडर सही ढंग से सर्विस नहीं दे, उसकी सर्विस में कोई डेफिशिएंसी है, तो क्या सर्विस अवेलेबल उसके अगेंस्ट इस एक्ट में रेमेडी क्लेम कर सकता है? यस। जैसे डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर के आप कोई मेडिकल सर्विस ले रहे हैं, क्या वहां पे डॉक्टर जो सर्विस प्रोवाइडर है, क्या वो सर्वेंट और पेशेंट का सर्विस मास्टर है? नो। अच्छा, आप उसके बाद भी, अच्छा जैसे अभी मैंने जॉब वाली बात बोली, कोई भी तरह की जॉब, क्या उसमें एम्प्लॉयर का हमेशा कंट्रोल होता है? एम्प्लॉयर हमेशा डिक्टेटिंग टर्म्स होता है, जो सर्विस अवेलर है वो हमेशा सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर कंट्रोल होता है। लेकिन आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप सर्विस अवेलर है, क्या आप सर्विस प्रोवाइडर डॉक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं? नो। आप सब बताएंगे सब कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे दवाई लिखनी है, क्या वो तो डॉक्टर अपनी नॉलेज के हिसाब से, आप उसे कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं। इट मीन्स वहां पे सर्विस अवेलर इज नॉट कंट्रोलिंग सर्विस प्रोवाइडर, तो इस कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर पर्सनल सर्विस। एंड इस तरह केस में अगर कोई डेफिशिएंट सर्विस है तो आप इस एक्ट के अंदर रेमेडी क्लेम कर सकते हैं। और अच्छा, ऐसे वो प्रैक्टिसिंग सीएस है, जॉब वाला नहीं, जो किसी कंपनी जो उसके क्लाइंट है उसको कोई सर्विस दे रहा है, क्या वहां पे सर्विस बीइंग रेंडर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस? क्योंकि वहां पे आपको क्लाइंट आपको कंट्रोल नहीं करता, क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा उसे क्या सर्विस चाहिए, आप अपनी नॉलेज के हिसाब से आप अपनी सर्विस देंगे। इसे तो बोलते हैं जब लोग प्रैक्टिस करते हैं इंडिपेंडेंटली, किसी की जॉब नहीं करते, तो वहां पे इंडिपेंडेंस होती है, आप अपने तरीके से काम करते हैं, आपको कंट्रोल नहीं करता। लेकिन जब जॉब करते हैं तो सर्विस तो दोनों जगह दे रहे हैं, जॉब में भी सर्विस दे रहे हैं, प्रैक्टिस में भी, लेकिन जॉब में आप यू आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर एम्प्लॉयर, इसलिए दैट्स जो सर्विस इज रेंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। एंड इस तरह के केसेस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अप्लाई नहीं होता, वो सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आता। लेकिन अगर सर्विस इज बीइंग रेंडर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर, जब प्रैक्टिसिंग सीएस दे रहा है, डॉक्टर दे रहा है, देन इन दैट केस अगर कोई डेफिशिएंसी है, इन दैट केस सर्विस अवेलर बीइंग द कंज्यूमर कैन अप्लाई फॉर द रेमेडी अंडर दिस एक्ट, कैन अप्लाई फॉर द रेमेडी अंडर दिस एक्ट। तो ये सेम डेफिनेशन थी ओल्ड एक्ट में भी, एग्जैक्टली सेम था, कोई फर्क नहीं है, एंड वो सेम डेफिनेशन। नेक्स्ट टर्म दे रखा अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बताया एक नया कंसेप्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ओल्ड एक्ट में नहीं था, नाउ वी हैव अ। एंड अगर कोई अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट कोई ट्रेडर गुड्स के रिस्पेक्ट में या कोई सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्रियल सर्विस अगर अडॉप्ट करता है, तो उसकी उस ग्राउंड पे हम उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, एंड वी कैन क्लेम द रेमेडीज एज ए कंज्यूमर। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन देखिए, इसे अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट, किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट, एक तरफ कौन होगा, मैन्युफैक्चरर होगा या ट्रेडर होगा जो गुड्स का सेलर है, या सर्विस प्रोवाइडर होगा। गुड्स में या तो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर होगा, ऐसा कर लो, यहां लिख लीजिए, और सर्विस का केस है तो कौन होगा, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस प्रोवाइडर, एक तरफ ये, और दूसरी तरफ कौन होगा, कंज्यूमर एंड कंज्यूमर। मतलब वन ऑफ द पार्टी इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में से कोई होगा, तीन हो गए, मैन्युफैक्चरर ट्रेड गुड्स के रिस्पेक्ट में, सर्विस प्रोवाइडर, और दूसरे कौन है, कंज्यूमर। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैन्युफैक्चरर ट्रेडर और सर्विस ऑन द वन हैंड, एक तरफ ये होगा, एंड अ कंज्यूमर ऑन द अदर, दूसरी साइड कौन हो, ये होगा। हैविंग सच टर्म विच कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। आज अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी राइट्स ऑफ कंज्यूमर राइट्स। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिससे कि जो कंज्यूमर के राइट्स हमने पढ़े थे, 6 राइट्स पढ़े थे, अगर उसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आए तो वो राइट्स कंज्यूमर को नहीं मिल पा रहे जो राइट्स मिलने चाहिए एज पर द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। मतलब जो 6 राइट्स थे उनमें से कोई राइट्स आपका ऑल्टर हो गया या नहीं मिला या डायलूट हो गया, तो वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है। एंड इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में से कोई भी टर्म्स या कंडीशन है
तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अच्छा, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट करना क्या अलाउड है? नो, नॉट अलाउड। ठीक है, इट मीन्स अगर ऐसा अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट ये करता है विद द कंज्यूमर, क्या यही अपने आप में ग्राउंड बन जाएगा फॉर द कंज्यूमर टू क्लेम द रेमेडी अंडर दिस एक्ट अगेंस्ट दिस पर्सन जिसके ने भी आपके साथ अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट किया? क्या क्या देखिए, रिक्वायरिंग मैनिफेस्टली एक्सेसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बी गिवन बाय कंज्यूमर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। कई बार क्या होता है, लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं कि भाई हम आपका काम करेंगे लेकिन पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट। अच्छा, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या रीजनेबल होनी चाहिए? जैसे मान लिया कि आपने किसी को गुड्स बोला कि साहब मेरे लिए काम कर दीजिए, और वो टोटल गुड्स जो काम आपने करवाना है उससे वो टोटली मान लीजिए 1 लाख रुपए का है। उसने बोला सर 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट डालो। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अगर मैंने कुछ गड़बड़ की तो 1 लाख की चीज में गड़बड़ करी, आप 2 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रहे हैं, क्या एक्सेसिव है? और इस तरह की चीज अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में डाली जैसा अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, imposing any penalty on the consumer for the breach of contract which is wholly disproportionate to, जैसे इसने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि कंज्यूमर ने अगर कोई ब्रीच किया तो उस पर पेनल्टी लगेगी, ठीक है, लेकिन पेनल्टी का जो अमाउंट है इट होल्ली डिस्प्रोपोर्शनल टू द लॉस कॉस्ट टू दिस पर्सन। मतलब उस ब्रीच और इसको जो नुकसान हुआ उसके आप 5 गुना पेनल्टी की बात करते हैं, इलॉजिकल। तो ऐसी चीज अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में डाल रखी है कि साहब इसने ब्रीच किया तो उससे इतनी पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी, और दैट पेनल्टी अमाउंट इज नॉट proportionate, disproportionate to the loss caused to this person because of breach of contract. If such kind of thing is there in the contract, that's an unfair contract. Next is refusing to accept early repayment of dates or on payment applicable. अच्छा, बैंक को हम लोन लेते हैं, अच्छा जो ड्यू डेट फॉर रीपेमेंट हमारे 5 साल लोन लिया, लेकिन हमारे पास पहले ही पैसे का अरेंजमेंट हो गया, हम पहले रीपे करना, दैट इज कॉल्ड अर्ली रीपेमेंट, और बैंक कई बार मना कर रहा है, ये अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों मना करेगा? आपको पहले पैसा दे रहा है सामने। एक्चुअली बैंक कई बार मना पता क्यों करते हैं? उनको लगता है इतने दिन का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मान लिया बंदा 5 साल लोन लिया और 2 साल बाद ही वापस कर रहा है, तो अगले 3 साल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसलिए कई बार मना करते हैं। बट ये गलत है, और ये अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख देंगे साहब, इसको होते हैं प्री पेमेंट अलाउड नहीं है, प्री पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। अगर ऐसा क्लॉज डाल दिया आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगेन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। इंटाइटलिंग अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट टू टर्मिनेट सच कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरली विदाउट, देखिए मतलब है कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिख दिया कि साहब ये बंदा कभी भी अपने मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। क्या गलत नहीं है? अपनी मन से साहब बिना कोई रीजनेबल कॉज के हम जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, तो ये क्या बेवकूफ है? अगर ऐसा क्लॉज इन्होंने डाल रखा अपने कॉन्ट्रैक्ट में, दैट कॉन्ट्रैक्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। कई बार क्या होता है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स ऐसे उल्टी सीधे चीजें डाल देते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। नाउ दैट कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, एंड उस ग्राउंड पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन कर भी दिया तब भी वो अनफेयर है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, और उस ग्राउंड पे आप और कंप्लेंट कर सकते हैं कि साहब सामने वाला मेरे साथ अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, इसलिए क्या होता है, जितने भी अब मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर, क्या उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं डालें सो दैट इट डज नॉट फॉल इनटू डेफिनेशन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर उसमें फॉल कर गया तो फिर आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है एंड यू विल रियली फॉल इन ट्रबल। नेक्स्ट, परमिटिंग or has the effect of permitting one party to assign the contract to detriment of the other who is a consumer without it consent। क्या मतलब? कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख रखा है ये जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट से हट सकता है, और अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो भी इसके ऑब्लिगेशंस है वो किसी और को पास ऑन कर सकता है। जैसे मान लिया किसी ए ट्रेडर ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अब कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया ए ने कि साहब जब चाहूं मैं ये कॉन्ट्रैक्ट में किसी अपनी जगह किसी एक्स को पास ऑन कर सकता हूं, मतलब असाइनमेंट कर सकता हूं, मेरी जगह कॉन्ट्रैक्ट को और आ सकता है। अच्छा, इससे इसको नुकसान हो रहा है इसके बिना कंसेंट के, क्या ये भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है? अगर करना है तो क्या कंज्यूमर से परमिशन लेनी चाहिए? अच्छा, सिंपल सी बात है, हमको कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर रहे हैं, जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और ए चाहता है कि मैं हट जाऊं, कोई भी, जैसे मान लिया आपने मकान को किराए पे दे रखा है, क्या भी एक सर्विस है। अब अचानक लैंडलॉर्ड बोलता है कि साहब मैं तो मकान बेच रहा हूँ और मेरी जगह नया आपको लैंडलॉर्ड बन जाएगा, जिसको बेच रहा हूँ वो आपका लैंडलॉर्ड बन जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या उसके लिए आपको कंसेंट लेनी चाहिए अदर पर्सन की, जो आपका कंज्यूमर है। एंड बिना, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आपने कंडीशन डाले कि हम जब चाहे ऐसा कर सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं, अपनी जगह किसी और को ला सकते हैं, अगेन विदाउट द कंसेंट ऑफ कंज्यूमर टू हिज डिट्रीमेंट टू हिज लॉस, देन इट इज टेक्निकली अनफेयर क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। Imposing on the consumer any unreasonable charge, obligation, condition which puts the consumer to disadvantage। आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अनाप शनाप अनरीजनेबल चीजें डाल रखी हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कई बिल्डर क्या बोलते हैं कि साहब अगर आप पेमेंट ड्यू डेट से पहले देते हैं तो हम साल मतलब 6% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन आप डिले करेंगे तो आपको 18% के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। क्या ये अनरीजनेबल चीज है? भैया आप जल्दी पैसे ले रहे हो तो 6% का मुझे इंटरेस्ट दे रहे हो, और मैंने थोड़ी लेट कर दी तो आप 18% चार्ज कर रहे हो, क्या गलत नहीं है?
तो इस तरह की ऐसे बहुत सारी चीजें कि अनरीजनेबल ऑब्लिगेशन लगा रहे हैं, अनरीजनेबल कंडीशन लगा रहे हैं, तो इस तरह कोई जिससे कि कंज्यूमर को डिसएडवांटेज हो रहा है या पुटिंग द कंज्यूमर टू डिसएडवांटेज पोजीशन. इफ एनी सच काइंड ऑफ क्लॉज और प्रोविजन इन द कॉन्ट्रैक्ट, देन अगेन दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट. एंड अगेन ऑन दैट बेसिस उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस जिसने अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट किया है कंज्यूमर के साथ, उसके लिए लीगल एक्शन हो सकता है. एंड कंज्यूमर कैन क्लेम द रेमेडी अगेंस्ट द अदर पर्सन ऑन द ग्राउंड दैट ही हैज डन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट. या डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट में आ रहा था दैट अ ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर एडॉप्टेड अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट. उस ग्राउंड पे ये कंज्यूमर बीइंग कंप्लेनेंट क्या लीगल एक्शन क्लेम कर सकता है. लास्ट में आपको दे रहा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, लास्ट डेफिनेशन. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, unfair trade practice means a trade practice which for the purpose of promoting the sale, use or supply of any goods or for the promoting the provision of services adopts any unfair method or unfair or deceptive practice. देखिए कोई ए है गुड्स की सेल को प्रमोट करने के लिए या सर्विसेज की प्रोविजन को प्रमोट करने, ज्यादा से ज्यादा लोग ये सर्विस अवेल करें, उसके लिए ए अगर कोई अनफेयर मेथड अडॉप्ट करता है या कोई अनफेयर प्रैक्टिस अडॉप्ट करता है या कोई डिसेप्टिव प्रैक्टिस अडॉप्ट करता है, इफ सम पर्सन adopts any unfair method, unfair practice or deceptive practice. Why? So that more and more goods are sold, more and more services are rendered, more people avail the service, more and more people purchase that goods. अच्छा, क्या आप गुड्स की सेल को प्रमोट कर रहे हैं या सर्विसेज की प्रोविजनिंग को प्रमोट कर रहे हैं? कैसे? बाय यूजिंग सम अनफेयर मेथड, अनफेयर प्रैक्टिस. क्या गलत नहीं है? अच्छा, कोई भी गुड्स सेल करता है, हर बंदा चाहता है मेरे ज्यादा गुड्स बिके. कोई भी सर्विस रेंडर करता है, जैसे हम पढ़ाते हैं, हम चाहते हैं ज्यादा ज्यादा बच्चे हमसे पढ़े, लेकिन क्या ऐसा करने के लिए कि ज्यादा ज्यादा बच्चे मेरे से पढ़े, क्या इसके लिए हमें अनफेयर मेथड यूज करना चाहिए, ये डिसेप्टिव प्रैक्टिस या अनफेयर प्रैक्टिस? नो, वो गलत है. आप करिए कोशिश कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी सर्विस अवेल करें, लेकिन इट शुड बी इन अ फेयर मैनर, विदाउट कॉजिंग हार्म टू एनी अदर पर्सन, विदाउट कॉजिंग हार्म टू द अदर पर्सन, विदाउट लाइंग, ठीक है, झूठ बिना झूठ बोले, विदाउट इंडल्जिंग इनटू अनफेयर मेथड, अनफेयर प्रैक्टिस. लेकिन आप अनफेयर मेथड का इस्तेमाल करके, अनफेयर प्रैक्टिस का या डिसेप्टिव, चीटिंग करके, डिसेप्ट, धोखा देना, ऐसी चीजों को फॉलो करके अपनी गुड्स की सेल को प्रमोट कर रहे हैं या सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं. डोंट टू थिंक दैट पर्सन हु डूइंग दैट इज इंडल्जिंग हुआ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. क्या इस ग्राउंड पे भी जो ऐसा कर रहा है, क्या उसके अगेंस्ट कंप्लेंट हो सकती है? याद हमने पढ़ा था डेफिनेशन कंप्लेंट में, दैट ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर हैज अडॉप्टेड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. क्या इस ग्राउंड पे कंज्यूमर जिसके अगेंस्ट अभी ऐसा कर रहे हैं, क्या वो कंप्लेंट बन सकता है और इस ग्राउंड पे कंप्लेंट आ सकता है एंड क्लेम द रेमेडी अगेंस्ट द अदर पर्सन एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. इसके साथ डेफिनेशन पार्ट सारा कंप्लीट हो गया. आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे की चीजें कवर करूंगा. एंड अभी यहाँ आज की लेक्चर में, मतलब इस लेक्चर में यहीं तक मैंने आपको कंप्लीट किया है ऑल द डेफिनेशन पार्ट. अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की चीजें हम आपको कंटिन्यू रखेंगे और अभी के लेक्चर के लिए इतना ही. तो आज हमने इस लेक्चर में ये पढ़ा कि साहब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्यों आया, क्या प्रॉब्लम थी ओल्ड एक्ट के अंदर जिसके नया एक्ट लाया गया, कब से इफेक्टिव हुआ, उसे कुछ मेजर पार्ट इफेक्टिव, 100% अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है, इसका पर्पस क्या है. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड डेफिनेशंस अंडर दिस एक्ट ऑफ द टर्म्स व्हिच आर यूज्ड अंडर दिस एक्ट. कुछ डेफिनेशन ओल्ड एक्ट और न्यू एक्ट में एग्जैक्टली सेम है, जैसे कंज्यूमर की डेफिनेशन, उसमें एक चीज ऐड हो गई कि साहब उसमें ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, वो सब चीज कवर कर दिया. ये सर्विस की डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है. डिफेक्ट इन गुड्स की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है. ऐसे कई डेफिनेशन सेम है, कई नई वर्ड्स ही नए हैं, एक्सप्रेशन ही नए हैं. फॉर एग्जांपल इंडोर्समेंट नया कंसेप्ट है, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट नया कंसेप्ट है, ठीक है, ई कॉमर्स नया कंसेप्ट है, पहले था ही नहीं सब, ठीक है. कुछ चीजें सेम वर्ड एक्सप्रेशन ओल्ड एक्ट में थे, लेकिन उसकी डेफिनेशन मॉडिफिकेशन आ गई. फॉर एग्जांपल कंप्लेंट की डेफिनेशन में कुछ कुछ नहीं आ गई, एक आ गया ना प्रोडक्ट लाइबिलिटी वाला केस आ गया, ठीक है. डेफिनेशन कंप्लेनेंट में चेंज आ गया, उसमें सेंट्रल अथॉरिटी एंड ऑल दैट, ठीक है, सब चीज आ गई. तो इस तरीके से हमने सारी डेफिनेशन जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स इस एक्ट में यूज होंगे वो सारी डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर लिया अभी इस लेक्चर में. इसके आगे की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे. ठीक है, थैंक यू.